हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम था पॉलिटी। ये पॉलिटी का 14वां सेशन है। इससे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी का भाग 1 से लेकर 4 तक, या फिर आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक मैंने डिटेल से कवर कर दिया है। ठीक है, आप पहले उसको जाके देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। अदरवाइज अब हम शुरू करने वाले हैं यूनियन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संघ। ये हमारे संविधान के भाग 5 में आपका आता है। दूसरी बात, ये आपका अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक जाता है। संघ का सिंपल मतलब ये होता है कि ठीक है, जो हमारे भारत की सरकार है ना, हमको उसके बारे में जानना है। जो भारत की सरकार है वो काम कैसे करती है, हम उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसका एक बेसिक सा रफ आइडिया मैंने इससे पहले के सेशन में दे दिया है। तो जिनको नहीं पता ना, मेरे ख्याल से आप इससे पहले कम से कम एक सेशन उसका जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम यूनियन। पहला सवाल सिंपल समझिएगा, यूनियन यानी संघ किस में है? तो ये आपके संविधान के भाग 5 में है। दूसरी बात, ये आपका आर्टिकल 52 यानी 52 से लेके 151 मतलब 151 तक जाता है। तीसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपको कई सारे पोस्ट मिलेंगे, राष्ट्रपति मिलेंगे, उपराष्ट्रपति मिलेंगे, प्रधानमंत्री मिलेंगे। तो जैसे हम बढ़ेंगे ना यूनियन मतलब 52 से, आपको सबसे पहला पोस्ट मिलेगा जिसका नाम है प्रेसिडेंट। तो 52 से लेके 62 तक हमको पढ़ना है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, चलिए। तो पहला आपका 52 यही बोलता है कि अगर कंट्री एक इंडिया है हमारा, तो इंडिया का एक खुद का अपना राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति क्यों? आप सिंपल समझिए, राष्ट्र मतलब नेशन, पति का मतलब सिंपल आप हेड समझ लीजिए। ये हमारे नेशन के, ये हमारे देश के एक हेड व्यक्ति होंगे। और जो राष्ट्रपति होते हैं ना, ये भारत के सबसे पहले नागरिक भी होते हैं। कहने का मतलब, अगर मान लेते कोई व्यक्ति ये बोले कि इंडिया में जितना भी लोग हैं ना, एक एक को निकालो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे राष्ट्रपति को, जो बोलेंगे अच्छा यही सबसे पहला व्यक्ति है जो देश को रिप्रेजेंट करता है। तो भारत के सबसे पहले नागरिक हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हो जाएंगे। दूसरी बात, इनके बारे में अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि देश के पास खुद का अपना एक राष्ट्रपति भी होगा। उसके बाद आप इसको तुलना कर सकते हैं यूके के क्वीन से। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जो आपका ब्रिटेन है ना, आप उससे मिला दीजिएगा ना, नॉर्थ आयरलैंड तो बनता आपका यूके। वहाँ पे अभी भी क्वीन चलता है, मतलब बेसिक जो आपका पावर है ना वो रहता है प्रधानमंत्री के पास ही, लेकिन वहाँ पे अभी भी रानी है यूके की। तो जैसे वहाँ की रानी वैसे हमारे देश के राष्ट्रपति, आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो आपका राष्ट्रपति का पोस्ट है ना, वो कॉपी किया गया है यूके के क्वीन से, या फिर यूके से हम लोग लाए हैं ये वाला पोस्ट। 52 आपका ये बोलता है। 53 आपका ये बोलता है कि यह कार्यपालिका के हेड होंगे। अब ये कार्यपालिका क्या होता है? सिंपल समझिएगा, हमारे देश में 3 तरीके का होता है सिस्टम। पहला होता है लेजिस्लेटिव यानी विधायिका। विधायिका का ये काम होता है, जितना भी मंत्री हम लोग भेजते हैं ना चुन के सांसद में, उसका काम है भारत देश के लिए बनाएगा नियम, हम उसी को बोलते हैं विधायिका। दूसरा आपका होता है एग्जीक्यूटिव, उसको बोलते हैं कार्यपालिका। जब नियम बन जाएगा तो क्या सिर्फ पेपर पे लिख पे छोड़ देंगे कि ठीक है ये नियम है, ये अच्छा नियम है, ये खराब नियम है, तो सिर्फ लिखा नहीं रहेगा, उस नियम को लागू भी तो करवाएंगे ना। तो कोई व्यक्ति चाहिए जो इस नियम को इम्प्लीमेंट करवाएगा, उसी को बोलते हैं कार्यपालिका। तीसरा आपका होता है, अगर कोई समस्या हो गया चाहे सरकार के बीच चाहे किसी आदमी के बीच, तो हो जाएगा अपना कोर्ट, जिसको बोलते हैं न्यायपालिका। उसमें बेसिकली जज काम करते हैं। तो विधायिका नियम बनाएगा, कार्यपालिका उस नियम को लागू करवाएगा। अब मान लेते हैं संसद में कोई भी नियम पास हुआ, एक नियम बन गया, तो वो सांसद के जो लोग हैं ना, मंत्री, वो जाएंगे राष्ट्रपति के पास, उससे बोलेंगे देखिए एक नियम लाए, आप उस पर साइन कर दीजिए। जब तक वो साइन नहीं करेगा ना राष्ट्रपति, तब तक वो नियम देश में लागू ही नहीं होगा। तो क्या बोल नहीं सकते हैं, वही कार्यपालिका के हेड हुए। उसके बाद जाके देखिए इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, पुलिस हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, कई सारे और भी है ना एग्जीक्यूटिव, जो कहीं ना कहीं हमारे देश में नियम को लागू करवाते हैं। ठीक है, तो 53 आपका था, यह कार्यपालिका के हेड हुए। लेकिन पता है इसको बोलते सिर्फ यह औपचारिक रूप से है, ऑफिशियली है। ठीक है, हम बोलते हैं ठीक है तुम हेड हो, मगर आपको भी उतना पावर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब सिंपल समझिए, मान लेते हैं मंत्री एक बिल लेकर आया, ठीक है, बना लिया कि ठीक है एक नियम है इंडिया के लिए बेहतर है, और सब लोग उस पर साइन भी किया और बोला ठीक है जाके भेज दो किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। अब उसके पास गया, अब उसकी इच्छा भी ठीक हम साइन नहीं करेंगे तो लागू नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते बार बार यही बात करेगा तो मंत्री गुस्सा जाएगा ना, बोलेगा इतना मेहनत से हम लोग टाइम देके बिल मतलब एक नियम बनाते हैं देश की भलाई के लिए, और आप बार बार बोलते कि हम साइन ही नहीं करेंगे, अब हम आप ही को हटा देंगे।
तो जब उसको हटाने का होता है ना प्रोसेस, हम उसको बोलते हैं महाभियोग। इसका मतलब रियल में तो मंत्री इरिटेट जब हो जाएगा ना तब बोलेगा हम तुम्ही को हटा देंगे, है कि नहीं। इसका मतलब उसकी साइन करना भी तो मजबूरी हो जाएगी ना। तो पावर है उसके पास लेकिन मजबूरी भी तो है ना, साइन करना ही पड़ेगा। तो हम बोलते ठीक है ऑफिशियली तुम्हारा ही नाम रहेगा, साइन आप ही कीजिएगा, लेकिन पावर तो रियल में तो पीएम के पास होता है, जो हमारे देश के मंत्री हैं। अब मंत्री के जो हेड है ना, सरकार की बात कर रहे हैं, उसके होते हैं मंत्री के हेड पीएम। तो रियल पावर मंत्री के पास, मंत्री के हेड यानी प्रधानमंत्री के पास, लेकिन सिर्फ ऑफिशियली सिग्नेचर करेंगे सिर्फ राष्ट्रपति साहब। जितना भी इंडिया में काम होता है ना, हम संसद की बात कर रहे हैं या दिल्ली की बात कर रहे हैं, जितना भी भारत सरकार काम करती है ना, सब पे होता है सिग्नेचर रामनाथ कोविंद जी का। लेकिन यही सब चीज़ नियम करवाते हैं, उनको फॉलो करवाते हैं, ठीक है आपको साइन करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं मजबूर कर ही देते हैं, ठीक है। ऐसे भी राष्ट्रपति को क्या चाहिए, देश का नियम ठीक है साइन कर देंगे, क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ठीक है इनको साइन करना ही पड़ेगा। तो ऑफिशियली साइन यही करते हैं औपचारिक रूप से, लेकिन रियल में वास्तविक रूप से पावर किनके पास होता है, पीएम के पास, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 54। अब बोलता है ठीक है जब तुम आओगे, जब आप आइएगा तो आपका होगा इलेक्शन, मतलब आपका होगा निर्वाचन। ऐसा नहीं कि ठीक है कोई भी जाओगे सीधे खड़ा हो जाओगे वहाँ पे, उसको होगा इलेक्शन होगा, वहाँ पे जाके चुनाव किया जाएगा। जब हो जाएगा उसके लायक तब बोलेंगे ठीक है तब बनोगे देश के प्रेसिडेंट। अब कैसा होता है आप सिंपल समझिएगा, कुछ चुनाव ऐसा होता है जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, कुछ ऐसा होता है जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब सिंपल होता है सामने सामने। अब जैसे होता है चुनाव लोकसभा का 5 साल में होता है ना, तो हम क्या करते हैं सीधे जाके पार्टी के लिए बटन दबाते हैं, वोट पड़ गया, डायरेक्टली चुन लिया ना। इसमें क्या होता है हम किसी पर्सन को सीधे हम खुद से चुनते हैं, उसको भेजते हैं संसद में या फिर विधानसभा में भी ऐसे भेजते हैं। लेकिन जो हम मंत्री को चुन लिए हैं ना, वो मंत्री जाके किसी और को चुनेगा तो वो कहलाएगा अप्रत्यक्ष, क्योंकि हम तो नहीं गए थे देखने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति भी जो चुना था ना, वो व्यक्ति भी मेरे पसंद का था, इसलिए अल्टीमेटली हम ही चुन लिए ना। लेकिन ये हुआ आपका अप्रत्यक्ष। तो जो हम खुद से चुनेंगे प्रत्यक्ष, जो मेरा द्वारा चुना गया व्यक्ति अगर वो चुनेगा ना, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। आप कभी सुने कि ठीक है हम गए थे चुनाव में भाग लेने के लिए, राष्ट्रपति को वोट दिए थे, कोई नहीं जाएगा। हमारे जो सांसद जाते हैं ना वहाँ पे, सांसद को हम चुनते हैं और सांसद राष्ट्रपति को चुनता है, इसलिए बोलते हैं कि यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। दूसरी बात, करवाएगा कौन, वो करवाता है निर्वाचन आयोग, इसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। कमीशन का सिंपल मतलब समझिएगा, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे कोई इसको काम मिला है कि ये काम तुमको करवाना है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका काम ही कि ठीक है जैसे एसएससी की बात करते हैं, इसका काम ही है कि स्टाफ को चुन के उसको जॉब पे लगाओ। एसएससी का हाल आपको पता ही है, ठीक है। वैसे यूपीएससी उनका काम ही है जो भी है ना सिविल सर्वेंट्स, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, आईएफएस हो, जो भी है उसको जाके चुन के भेजे देश के लिए। तो वैसे इलेक्शन कमीशन का काम है जितना भी चुनाव होगा ना देश में, उसका जिम्मेवारी भी यही लेगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी यही करवाता है। अब जो निर्वाचन आयोग है ना, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पढ़ेंगे ना तो खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ करेंगे फोकस प्रेसिडेंट पे। तो चुनाव करवाता है कौन, निर्वाचन आयोग। होता कैसा है, अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। दूसरी बात कैसे करता है, आप सिंपल समझिएगा। इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है, देखो 3 आया है उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए, मान लेते हैं एक ABC, 3 बोला कि ठीक हमको बनना राष्ट्रपति, ये भी बोला है ये भी बोला है, तीनों वहाँ पहुँच गया। अब क्या करेगा निर्वाचन आयोग, बोलेगा ठीक है काम करते हैं, हम मंत्री का ना कुछ ग्रुप बनाते हैं और वही ग्रुप चुनेगा उस राष्ट्रपति को। अब जब ग्रुप है तो उस ग्रुप का कोई ना कोई नाम होगा, उस ग्रुप का नाम होता है बेसिकली, उसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कमेटी इसको बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, इसमें आएंगे लोकसभा के मंत्री आएंगे, इसमें राज्यसभा के मंत्री आएंगे और इसमें विधानसभा के भी मंत्री आएंगे। लेकिन विधान परिषद के मंत्री नहीं आएंगे, क्योंकि अभी भी पूरे देश में हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है। इसलिए बोलता है ठीक है राज्यसभा, विधानसभा और एक आपका लोकसभा, तीनों के मंत्री रहेंगे, तीनों के झुंड रहेंगे वहाँ बैठे हुए दिल्ली में, और वो चुनाव करेंगे राष्ट्रपति का। लेकिन समस्या क्या होती है, लोकसभा में 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। अब किसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन, अब सिंपल समझिएगा। 1600 ईस्वी के आसपास अंग्रेज आया था इंडिया में बिजनेस पर्पज़ के लिए, लेकिन वो कमीना यहीं पे रुक गया, यहीं पर रुका, हम लोग को इतना टॉर्चर किया, हम लोग का यहाँ से वेल्थ काफ़ी सारा लेके चला गया, और फाइनली जाके अगर यहाँ पे रहेगा तो अभी से बात है शादी भी तो करेगा ना। तो हमारे इंडियन वुमेन, जो इंडियन महिलाएं थे ना, उससे शादी किया। उसके करने के बाद जो उसकी पीढ़ी है ना, अभी भी कई सारे जिंदा है। तो यूरोप के जो भी आए थे बिजनेसमैन, यूरोप से जो भी लोग आए थे ना, अगर इंडिया में बस गए, अगर इंडियन लोगों के साथ शादी किए,
तो उसके बाद का जो पीढ़ी है ना, उसका बेटा होगा, पोता होगा, जो भी है वही कहलाता है एंग्लो इंडियन। ठीक है ना। अब सरकार चाहती है कि इसके साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि कल को हो सकता है ना कोई व्यक्ति बोले तुम इंडिया के औलाद नहीं हो, तुम यूरोपियन हो, तुम देश छोड़ दो, गलत बात है ना। तो सरकार क्या करती है, देखिए इसके साथ भेदभाव हो सकता है ना, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, एंग्लो इंडियन में से 2 व्यक्ति को उठा के कहाँ भेजते हैं, लोकसभा में, और उसको बोलते तुम जाके ना वहाँ पर बैठना और तुम अपनी बात भी रखना। ठीक है ना। वैसे ही 12 लोग को राष्ट्रपति खुद से भेजते हैं राज्यसभा में। उसमें एक्टर हो सकता है, कोई म्यूजिशियन हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकते हैं, मतलब जिस लोग को काफ़ी पसंद किया जाता है ना, उसमें से 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं। तो जब निर्वाचक मंडली बनता है ना, तो इस दोनों लोग को और इस 12 को निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका 14 व्यक्ति है दोनों, इसको राष्ट्रपति ही चुना था ना। कल को मान लेते कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है और दोबारा अगर चुनाव लड़ता है, तो इसकी इच्छा होगी ना कि यही राष्ट्रपति हमको बनाए थे, यही हमको यहाँ भेजे थे, तो हम इसी को चुनाव, तो हम इन्हीं को चुनेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पक्षपात। इसलिए बोलता ठीक है, एक काम करते हैं, राष्ट्रपति कोई भी हो चुनेगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन जब होगा ना चुनाव इलेक्शन, उसमें इस 14 को हम बाहर कर देंगे। ठीक है। तो सिर्फ आएगा लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का, विधानसभा का, और लेकिन 2 एंग्लो इंडियन बाहर रहेंगे और 12 मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा के होते हैं उनको भी हम लोग बाहर कर देंगे, तब जाकर होगा इलेक्शन। इतनी बात समझ गए। उसके बाद देखिएगा, एकल संक्रमणीय अनुपात होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल कहने का मतलब कि जो इसका वोटिंग करने का तरीका होता है ना, उस तरीके को बोलते हैं एकल संक्रमणीय अनुपात। अब होता क्या, सिंपल समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक मेंबर है या फिर एक उम्मीदवार है, हम कैसे करते हैं, अब मान लेते हैं उसको वोट दिए और एक को छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर मान लेते हैं 3 उम्मीदवार है, ABC है, और एक मंत्री ये है एरो वाला, एक मंत्री गया और बोलेगा ठीक है मुझे ABC में से किसको चुनना है, तो वो बोलेगा ठीक है हम B को चुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि B को चुन के सिर्फ आ जाएगा, तो वो बोलेगा तुमको C को भी चुनना पड़ेगा, A को भी चुनना पड़ेगा। तो क्या करेगा, ठीक है काम करते हैं, हम B को बहुत पसंद करते हैं ना, तो B को रखेंगे 1 नंबर पे, A को रखेंगे 2 नंबर पे और C को रखेंगे 3 नंबर पे। वैसे फिर से जाएगा कोई मंत्री इसी निर्वाचक मंडल से, वो जाएगा बोलेगा ठीक है हम B को रखेंगे 1 नंबर पे, C को रखेंगे 2 नंबर पे और A को रखेंगे 3 नंबर पे। फिर से तीसरा जाएगा, बोलेगा ठीक हम रखेंगे C को 1 नंबर पे, B को 2 पे और A को 3 पे। ऐसे करते करते हर एक मंत्री करते हैं चुनाव, और जब हो जाता पूरा फाइनल तब होता काउंटिंग। तब ये चेक किया जाता है कि ठीक है कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसको सबसे ज़्यादा मंत्री रखा था 1 नंबर पे। और मुझे बताइए B को 2 व्यक्ति है जो रखा था 1 नंबर पे, C को 1 ही व्यक्ति रखा था 1 नंबर पे और इसको तो कोई रख भी नहीं किया था। इसका मतलब टॉप पे तो यही आ गया ना आपका, तो B जीत जाएगा इसमें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है इसको भी रखा था 2 व्यक्ति 1 नंबर पे, और इसको भी तो हो सकता है ना जो 2 व्यक्ति रख दे 1 नंबर पे। तब क्या करेगा, बोलेगा ठीक है अब जब 1 नंबर का काउंटिंग हो गया ना, अब तुम दोनों में ना जो 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा व्यक्ति चुना था ना, हम उसको जिता देंगे। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो अगर पहली बार में हो जाएगा उसको बोलेंगे प्रथम चरण, जब टाई हो जाएगा ना उसको बोलते हैं द्वितीय चरण। अब मान लेते हैं जैसे पहली बार में 1 खत्म हो गया, तो उसका जो वोट है ना, जो हार गया है उसका वोट बराबर तरीके से सब में बांट दिया जाता है, जो बाकी के बच गए हैं, ताकि जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना वो एक अच्छे खासे गैप से जीतेंगे। इसलिए इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय अनुपात। क्या आप मेरी बात यहाँ पे समझ पाए? जनरली होता है क्या, ऐसा तो है नहीं कि ठीक है प्रेसिडेंट के लिए 50-60 लोग पहुँच जाएंगे। ये वार्ड चाहे मुखिया का वोट थोड़ी है कि जिसकी इच्छा हुआ पहुँच गया, एक गया है जीतने के लिए और दूसरा जाएगा हराने के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत कम ही लोग होते हैं। दूसरी बात, जैसे इसका चुनाव हो जाएगा ना तो पहली बार में ही उसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, बस एक ही बार ऐसा केस हुआ था जब हमको 2 बार जाना पड़ा, जब VV गिरी हमारे देश के प्रेसिडेंट बने। तो इकलौते ऐसे PM जो दूसरी बार में या फिर द्वितीय चरण में जाके इलेक्शन जीते थे वो थे हमारे VV गिरी। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तीसरी बात देखिएगा, आपसे अगर ये पूछता ठीक है मैक्सिमम कितना इसमें चरण हो सकता है, कितना स्टेप हो सकता है, बार बार टाई हो रहा तो जितना उम्मीदवार है उतना ही हो पाएगा ना। मुझे बताइए अगर 3 व्यक्ति हैं तो मैक्सिमम जाएगा 1, 2, 3 पॉइंट पे जाएगा, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। अगर 1 में टाई हो गया तो 2 पे चुनेगा, 2 में टाई हो गया तो 3 पे चुनेगा, उसके बाद तो जीत ही जाएगा। इसका मतलब जितना उम्मीदवार है मैक्सिमम चरण की संख्या उतना ही हो सकता है। इतनी बात समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे 55। मैंने कुछ यहाँ पे छोड़ा तो नहीं यहाँ पे? अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखा था ये कि अगर मान लेते ये हमारा कंट्री है, उसके एक बिल्डिंग
एक साइड लोकसभा, एक साइड राज्यसभा, और स्टेट है उसमें होता है विधान परिषद भी, लेकिन सब में नहीं है, तो फिलहाल मानते हैं एक ही विधानसभा। इस तीनों जगह के लोग इस ग्रुप में बैठेंगे, तब जाके क्या होगा, हमारा होगा इलेक्शन, किसका, फॉर द प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं यहाँ पे 55 बोलता है कोटा। कोटा कहने का मतलब सिंपल समझिए, राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, उसकी एक नाम का होता है ना, मर्यादा भी होता है। तो बोलता है आपको कम से कम इतना वोट तो लाना ही पड़ेगा, इसी को बोलते हैं कि आपको ये कोटा पूरा करना है, ठीक है ना। चलिए अब कितना करना है उसके लिए आता था फार्मूला। तो ये था आपका पहला फार्मूला और ये है आपका अभी का फार्मूला। तो पहले सिंपल ये बोलता था कि ठीक है, अगर निर्वाचक मंडल में कई सारे मंत्री हैं और मान लेते हैं 200 वोट पड़ा, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 200 वोट पड़ा और 4 उम्मीदवार हैं, तो एक काम करो 200 वोट को 4 उम्मीदवार में बांट दो और प्लस 1 कर दो। 51 आएगा। इसका मतलब जो जीतेगा ना उसको कम से कम 51 वोट तो लाना ही पड़ेगा। ये था आपका कंडीशन फॉर द राष्ट्रपति के लिए। अब बताइए, पहले तो फॉर्मूला आपका टोटल वोट की संख्या और उम्मीदवार की संख्या जो खड़ा हुआ है और प्लस 1, कितना आ जाएगा आपका, ये फार्मूला पहले वाला। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल 200 वोट पर 4 उम्मीदवार थे, प्लस 1 करेंगे 51, पहले आपका ये था। लेकिन बताइए उतना उसमें होता है टफ कंपटीशन, तो इतना वोट लाना उतना आसान तो होगा नहीं। मान लेते हैं 6 उम्मीदवार खड़े हुए या 4 ही उम्मीदवार खड़े हुए, अगर 50-50 सब ले आएगा तो समझते हैं 104 वोट हो जाएगा ना, 51 की बात करें तो। इतना पॉसिबल तो है नहीं, इसमें से 2-3 तो ऐसे छट जाएगा, इससे दिक्कत हो जाएगा ना, तो गैप खूब बढ़ जाएगा। लेकिन जो अभी है वो आपका होता है टोटल वोट बट उम्मीदवार की संख्या में ही 1 जोड़ दीजिए और प्लस बाद में जाके कीजिएगा। मान लेते हैं फिर से वही 200 वोट है और 4 उम्मीदवार है, 4 + 1 आपका 5 हो गया, ये आपका 40 से कट जाएगा और प्लस 1, मतलब अब सिर्फ आप 41 वोट लाइए, अब आप जीत सकते हैं। लेकिन सिर्फ इससे ही नहीं, मान लीजिए कि ठीक है एक उम्मीदवार 18 वोट लाया, 41 से कम है ना, हार जाएगा, 19 हार जाएगा, 20 हार जाएगा, 39 भी हार जाएगा। अब कल्पना कीजिए हम ये बोलते हैं कि ठीक है उम्मीदवार था 4 ही उम्मीदवार था, तो एक लाया 39, एक लाया 40। अब मुझे एक चीज़ बताइए, दोनों में से कौन जीतेगा? आपको लगता होगा ठीक है ये 39 है ये 40 है तो जीतना चाहिए 40, नहीं, 40 तो ले आया ना, उसको सबसे ज़्यादा वोट भी लाना है और उसको इस मिनिमम कोटा को पूरा भी करना है। जब तक वो 41 तक नहीं पहुंचेगा ना, तब तक सबसे ज़्यादा वोट लाने के बावजूद भी वो हार जाएगा। अगर नहीं हुआ ऐसा तो उसका इलेक्शन फिर से होगा, अब फिर से इसी प्रोसेस होगा, है कि नहीं। तो 40 लाकर भी ना सबसे ज़्यादा वोट लाया था, लेकिन इस 41 पे नहीं पहुँचा ना, इसलिए वो हार गया फिर से, तो इलेक्शन फिर से होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं आर्टिकल 56 यानी 56 आपका सिंपल ये बोलता है कि अगर जब तुम चुनाव जीत गए तो कितना साल तक इंडिया में काम करोगे, तो उसको मिलता है कार्यकाल, कार्य करने का जो समय होता है उसको बोलते हैं कार्यकाल, 5 साल तक। कब से? जैसे चुनाव जीत गए आपका होगा ना शपथ ग्रहण, उसके दिन से, उसी दिन से आपका काउंटिंग होना शुरू हो जाएगा और आप 5 साल तक इंडियन मतलब एज ए प्रेसिडेंट पोस्ट पे रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है बीच में छोड़ के जा भी सकते हैं, ऐसा कोई फोर्स कंडीशन थोड़ी है कि चलो तुमको रहना ही पड़ेगा, 5 साल तक फंस गया, वैसा नहीं, आप छोड़ के जा भी सकते हैं, या फिर आपको अगर मंत्री चाहे ना तो आपको निकाल भी सकता है, जिसको बोलते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक है। उसके बाद 57 ये बोलता है अगर आप 5 साल तक काम कर लिए तो आपका हो जाएगा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा ये है कि ठीक हम दोबारा बन जाए राष्ट्रपति, तो आपके लिए फिर से चुनाव करवाया जाएगा, आप दोबारा भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं। लेकिन जो था ना प्रोसेस आपका ये पूरा, उसको फिर से फुलफिल करना होगा, सेम टू सेम जैसे पहले किया था ना, उसी ढंग का चुनाव फिर से होगा, आपको फिर से शपथ भी लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अच्छा एक यहाँ पे लिखा मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इकलौता अच्छा यह मैंने लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इकलौता ऐसे हमारे प्रेसिडेंट थे जो 2 बार लगातार चुनाव जीते थे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे 58 ये बोलता है कि अगर राष्ट्रपति बनोगे तो तुम्हारे अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए तभी ना चुन पाएंगे, ऐसे थोड़ी किसी को उठा के ले आएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन कि तुम इंडियन हो, तुम्हारा भारतीय होना बहुत ज़रूरी है, हम किसी विदेशी को थोड़ी बना सकते राष्ट्रपति, नहीं तो हमेशा अपने देश के बारे में सोचेगा। तो बोलता है ठीक है कोई भी लड़ेगा चुनाव, पहली बात तुम होना चाहिए भारत के नागरिक, और ये आपका एज कम से कम 35 होना चाहिए। 35 क्यों? आप खुद सोचिए, अगर हम बनाते हैं किसी को 24 के एज में, 25-26 के एज में, वो पता है काफ़ी गर्म खून का होता है, मे भी उसको गुस्सा भी है, युवा है ना, तो हो सकता है कि आज वरना परसों जाके युद्ध करवा दे, दिक्कत हो जाएगा ना। तो बोलता है ठीक है एक इंसान को कम से कम मैच्योर होने के लिए
ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान को कम से कम मैच्योर होने के लिए कम से कम 35 साल चाहिए। इतना साल तक मतलब वो ठंडा हो जाता है और वो ठीक चीज़ से किसी चीज़ को समझ पाता है, उसका सोच में थोड़ा सा अनुभव भी बढ़ता है ना, तो इसलिए फ़ायदेमंद होता है। इसलिए बोलता है आपका एज कम से कम 35 साल, क्योंकि देश के एक बहुत बड़े पोस्ट पे हो ना, आपका सोच अगर ठीक रहेगा नहीं तो आप देश को बेड़ागर्क में डुबो दोगे। इसलिए बोलता है आपका एज 35 साल। उसके बाद सी में आपका क्या बोलता है, एक टफ कंडीशन कि ठीक है अगर तुम राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ोगे ना तो आपके पास 50 होना चाहिए प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अब प्रस्तावक क्या होता है, प्रस्ताव मतलब अपना विचार रखना। जब तुम आओगे ना, जब तुम कोई राष्ट्रपति अगर आना चाहता है, ठीक है हमको लड़ना चुनाव, किसके पास जाएगा, इसके पास। वो बोलेगा ना कि हमको लड़ना चुनाव, तो पूछेगा आप 50 वो MP को लेके आइए जो बोलेगा कि ठीक है हमको इच्छा है कि ये खड़ा हो जाए, तो जो मेरे पास प्रस्ताव रखे उसको बोलते हैं प्रस्तावक। तो ये 50 MP से बात करेगा, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद से, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। तो वो 50 व्यक्ति जाएगा बोलने के लिए इलेक्शन कमीशन को, हाँ ये व्यक्ति ठीक ठाक है, हम चाहते हैं कि एक बार ये राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए खड़ा हो, हम इसको चुनाव में वोट देंगे, ठीक है। दूसरी बात, जब ये 50 प्रस्तावक हो जाएगा ना तो फिर से पूछेगा जाओ अब 50 अनुमोदक लेके आओ। अब मंत्री तो कई सारे हैं, 50 तो बोल दिया ठीक है प्रस्तावक के लिए, अब 50 और जाकर ढूंढेगा मंत्री को, और अगर वो साइन कर दिया ना हाँ ठीक है तुमको चुनाव मेरे ख्याल से खड़ा होना चाहिए, अगर वो 50 साइन कर दिया ना तब हो जाएगा आपका सब मिला के 100 MP। ऐसा नहीं किसी को बोलेंगे तुम जाके वहाँ बोल भी देना और यही बोल देगा ठीक हम भी साइन कर देंगे, ऐसा नहीं। 50 बोलने वाला अलग से जो प्रस्तावक होगा और 50 व्यक्ति होगा जो लिखित रूप से देगा हाँ हम भी चाहते हैं इसको खड़ा करना, तो ये आपको सांसद मिलेंगे ये भी। तो 50 अनुमोदक, इसका मतलब 50 प्रस्तावक के लिए 50 अनुमोदक के लिए हमको 100 MP के साथ पहुँच होना चाहिए, तभी हम लोग प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते हैं। नहीं तो इसमें तो जमानत राशि काफ़ी कम होता है, तो कोई भी जाके खड़ा हो जाएगा ना इसे में। इसलिए बोलता है आपका पहुँच होगा ना संसद तक, दिल्ली तक कम से कम 100 MP, तो आप इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 1 MP से हो नहीं पाता किसी को, तो 100 की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो है वो खड़े होते। चलिए 58 बोलता था कि आप में ये चीज़ होना चाहिए। 59 बोलता है कि आपकी दशा की बात करता है कि राष्ट्रपति की दशा क्या होनी चाहिए, उसका दशा खराब नहीं होना चाहिए, मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए। पहली बात वो पागल नहीं होना चाहिए, पागल को बिठा दो कुर्सी पर तो क्या करेगा बताइए, बिल मिलेगा उसको, नियम फाड़ के फेंक देगा, ठीक से काम नहीं कर पाएगा। वो हो सकता है कि चोरी छुपे जाए बोले नहीं हम पागल नहीं है, उसका दिमाग कुछ दिन तक काम कर रहा है, राष्ट्रपति के लिए पोस्ट पे जीत भी गया, पता चला ठीक है 20 दिन बाद उसका दिमाग खराब हो गया, अब वो कैसे संभालेगा देश को, दिक्कत हो जाएगा ना। बोलता है तुम्हारा पहले टेस्ट होगा, तुम पागल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात दिवालिया, इसको बोलते हैं बैंक करप्ट, तुम पे किसी भी ढंग का कर्जा नहीं होना चाहिए बैंक का, नहीं तो कर्जा होगा ना तो तुम्हारा मन में हमेशा लालच रहेगा और पैसे के लिए तुम कुछ भी कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि कर्जा चुकाना भी होता है ना, इसलिए बोलता है तुम्हारे पास कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, ताकि ना तुम्हारे पास रहेगा लालच, ऐसे तुमको मिलेगा मोटा सैलरी भी, ठीक है। चलिए तो ना पागल होना चाहिए वो और ना दिवालिया। दूसरी बात वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम एक राष्ट्रपति बन गए भर दिन काम करेंगे रात में पार्ट टाइम करेंगे किसी और में काम, ऐसा नहीं। तो अगर वो कर रहा है ना सरकारी नौकरी तो उसको सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तब जाके वो बनेगा राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो सांसद के लोग हैं जैसे लोकसभा के सांसद हो गए या फिर MP हो गए या फिर राज्यसभा के MP हो गए या विधानसभा के भी विधायक जी हो गए, क्या उनकी इच्छा नहीं हो सकती हम भी बन जाए राष्ट्रपति? अगर वो बनना चाहेंगे तो बन सकते हैं, लेकिन जैसे बन जाएंगे ना, अगर जीत गए चुनाव तो उनको ये पोस्ट पहले वाला त्यागना पड़ेगा। अगर MP है तो लोकसभा में जाकर उनको देना पड़ेगा रेजिग्नेशन, देना पड़ेगा त्यागपत्र, तब जाकर वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो जीतने के बाद बन जाएंगे, तब जीतने के बाद देंगे इस्तीफा अपना। तो 58 था होना चाहिए और आपका 59 था नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ गए। जब बन जाएगा तो उसको दिलाओगे ना शपथ, शपथ कहने का मतलब उसको वादा करवाएंगे कि तुम देश के लिए अच्छे से काम करोगे। बच्चों में क्या होता है, उसको बोलते तुम माँ कसम खाओ, पिताजी कसम खाओ, बाप कसम खाओ, क्या इसको हम बोलेंगे कि आप भी पिताजी कसम खाइए यहाँ पे? ऐसा नहीं होता ना, बच्चा थोड़ी ना है। तो इसको हम संविधान पे हाथ रख के तो इनको हम संविधान पे ना हाथ रखवा कर इनको शपथ दिलवाते हैं कि आप देश के लिए अच्छा काम कीजिएगा, अब कोई भी घोटाला नहीं कीजिएगा, अब हमेशा भले के लिए सोचिएगा। तो उसी शपथ को बोलते हैं ओथ सेरेमनी, मतलब शपथ ग्रहण समारोह। ये आपका आर्टिकल 60 बोलता है। अब अगर देश के सबसे टॉप यही है तो इसको कसम कौन खिलवाएगा, शपथ कौन दिलवाएगा? तो वो आते हैं हमारे न्यायाधीश साहब। न्यायाधीश बेसिकली जज को बोलते हैं, सिंपल समझिए। जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, उसमें फिलहाल अभी 34 हुए हैं, 33 हमारे सिंपल जज हो गए और एक हेड हो गए जज, जिसको बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
तो बोलेगा ठीक है, इसमें से 34 में से सबसे हेड आपका सीजीआई है ना, तो वही सीजीआई मुख्य न्यायाधीश जाके शपथ दिलवाएगा राष्ट्रपति साहब को। ठीक है, ठीक है। तो शपथ दिलवाने का काम कौन करता है? सीजीआई, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मान लेते ये नहीं है, किसी काम से मतलब कहीं बाहर चले गए हो या फिर हो सकता है बीमार पड़े, वो भी तो आदमी है ना, बीमार पड़ सकते हैं, तो क्या वो जाएंगे? ऐसा थोड़ी है कि बुखार लगा हुआ है, पानी चल रहा है, बोतल लेके पहुंच गए, चलिए आपको दिलाते हैं शपथ, ऐसा नहीं होता है। तब बोलेंगे ठीक है, 33 में से जो है ना सबसे सीनियर मोस्ट जज, वो जाके दिलवाएगा, उसका शपथ दिलवाएगा। अब ये मत बोलेगा ठीक है 33 में से अगर कोई ना हो तो 33 का 33 थोड़ी भाग जाए एक ही दिन में। ठीक है, ऐसा थोड़ी होने वाला है कि ठीक है एक ट्रक में जा रहे हैं सब 33 जज, और सीजीआई भी था उसमें, ट्रक लुढ़क गया, सब साफ। उसका केस अभी तक मिला नहीं है, भगवान न करे कभी ऐसा हो भी। तो पहले ये देंगे शपथ, और 33 में से अगर जो है सबसे सीनियर, वो जाके दिलवा सकते हैं। 60 आपका ये हो गया। अब हो सकता है कि प्रेसिडेंट की इच्छा हो कि ठीक है मेरी मर्जी से काम चलेगा, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, तब आएगा मंत्री को गुस्सा, तब लगाएंगे इम्पीचमेंट। अब तुमको हटाना पड़ जाएगा। तो 61 आपका यही बोलता है कि ठीक है राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाएंगे, हम इसको हटाएंगे। और 62 आपका ये बोलता है ठीक है अगर राष्ट्रपति का पोस्ट खाली है ना तो जल्दी से उसको भरना भी होगा। 2 हमारा बचा हुआ है ना, दोनों को नेक्स्ट सेशन में ख़त्म करेंगे। क्यों? क्योंकि इम्पीचमेंट थोड़ा सा लंबा है, तो मेरे ख्याल से कम एक सेशन तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है 60 तक आप कम से कम मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर कॉस्टली टाइम, नहीं प्रीसियस टाइम। हेलो गाइज, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं। हमारा चल रहा था राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, उसमें हमको कवर करना बेसिकली 52 से लेके 62 तक, लेकिन मैंने 52 से लेके 60 तक इससे पहले के सेशन में मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप नीचे जाके देख सकते हैं, मतलब पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आप सिंपल समझिए, हमारा चल रहा था यूनियन यानी संघ, आर्टिकल 52 से लेके आपका कवर करना है 151 तक, जिसे मैंने आपको 52 से लेके 62 तक सिर्फ करना है प्रेसिडेंट के बारे में, जो मैंने 60 तक कवर कर ही दिया है। एक लेते हैं क्विक रिवीजन, ताकि आपको थोड़ा सा पहले वाली बातें थोड़ा सा याद आ जाए। 52 बोलता है कि ठीक है इंडिया में राष्ट्रपति का पोस्ट होना चाहिए। 53 बोलता है ठीक है अगर राष्ट्रपति जी आ गए ना तो आप उस कार्यपालिका के हेड बन जाइएगा। फिर एक बार 54 हो गया। 54 बोलता है ठीक है आपका निर्वाचन होगा। 55 बोलता है कि आप मिनिमम कोटा को पूरा कीजिएगा। 56 बोलता है ठीक है आपका कितना दिन का कार्यकाल यानी 5 साल का कार्यकाल होगा। 57 बोलता है कि आप दोबारा भी चुने जा सकते हैं। 58 बोलता है आपकी योग्यता की क्या क्या होनी चाहिए। 59 बोलता है कि दशा आपका क्या क्या नहीं होना चाहिए। और 60 आपका बोलता है जब आप बन जाइएगा ना आपको लेना पड़ेगा शपथ। ठीक है, मैंने यहाँ तक कवर कर दिया था। अब बात करेंगे 61 और 62। 61 हम इसको बोलते हैं महाभियोग, सिंपल समझिए इम्पीचमेंट। जैसे हम किसी के पोस्ट को, अगर मान लेते कोई व्यक्ति कहीं पे काम कर रहा है, अगर हम उसको हटाते हैं ना तो हम इसको सिंपल क्या बोलते हैं, ठीक हम तुमको काम से हटा दिए। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, हमारे देश के एक अच्छे पोस्ट पे है ना, तो हम उसको हटाने के लिए ना एक अलग से टर्म लाते हैं जिसको बोलते हैं महाभियोग। मतलब हम आप पे एक इल्ज़ाम लगाते हैं, वो भी कैसा, छोटा मोटा नहीं, महाभियोग लगाते हैं। हम इसी को बोलते हैं इम्पीचमेंट। सिंपल सी बात, अगर राष्ट्रपति हमारे देश में किसी भी तरीके का अगर गलत काम करे या फिर हमारे संविधान को ना माने तो उस केस में हम राष्ट्रपति को बोलेंगे तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब हटा देंगे। उसे हटाने के तरीके को बोलते हैं बेसिकली महाभियोग, जो आपको आर्टिकल 61 में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 61 सिंपल बोलता है कि ये आर्टिकल 61 सिंपल बोलता है कि महाभियोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। इसका सिंपल मतलब हो गया कि राष्ट्रपति को अपने पोस्ट से हटा देना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम सीधे जाएंगे 10-12 एमपी लोकसभा से निकल गए और राष्ट्रपति भवन में पहुंच गया और वहाँ पे राष्ट्रपति साहब बैठे हुए हैं और वो एमपी बोलेगा चलो भागो भागो यहाँ से, ऐसा नहीं करेगा ना, वो बच्चे थोड़ी ना हैं। तो उसको हटाने का भी एक अच्छा खासा तरीका होता है, हम इसी के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो सिंपल बोल सकते हैं ठीक है हटाएंगे, मगर कैसे हटाएंगे, बिल्कुल प्यार से आपको हटाएंगे। ठीक है, लेकिन हटा देंगे। ठीक है, भले आप कितने बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो। इसी को तो बोलते हैं डेमोक्रेसी, मतलब रूल बाय द सिटीजन। चलिए, अब जब महाभियोग लगाएंगे किसी, अगर प्रेसिडेंट को हम हटाते हैं तो क्या ऐसे थोड़ी हटा देंगे कि ठीक है मेरी इच्छा हुई, मन नहीं लग रहा, चलो आज क्या करते हैं राष्ट्रपति को हटा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बड़ी मेहनत से बेचारा बना था। तो हम क्या करते हैं कि ठीक है जब महाभियोग लगाएंगे तो किस किस केस में लगाएंगे, आखिर कौन सा वो गलती करेगा। तो पहली बात,
अगर वह विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, हो सकता है कल को, मान लेते हैं, ऐसा इंडिया में अभी तक केस ऐसा हुआ नहीं है, मान लेते हैं कल को कि ठीक है हमारे प्रेसिडेंट हैं किसी और कंट्री से मिल गए हैं और हमारे देश के बारे में जो है खुफिया जानकारी वो वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से हमारे देश के साथ कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, तो हम उस केस में उनको हम हटा सकते हैं। दूसरी बात, संविधान का अतिक्रमण। कहने का मतलब अगर मान लेते जो नियम संविधान में लिखा गया है आप उसको मान ही नहीं रहे हैं, दूसरी बात आप उससे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं संविधान का अतिक्रमण। या फिर अगर आप संविधान को नहीं मानते हैं तो उस केस में भी अगर मंत्री चाहेगा तो आपको हटा सकता है। तीसरी बात, मंत्री की बात नहीं मानना। जितना भी इंडिया का नियम है वो तो बनाएगा मंत्री, अगर आप उसकी बात नहीं मानिएगा तो आपको हटा देगा। ठीक है, तो 3 केस में, चाहे संविधान की बात ना मानो, चाहे आप उससे बढ़ के काम करो, या फिर मंत्री की बात ना मानो, तो मंत्री आपको आपके पोस्ट से हटा सकता है। इसी को बोलते हैं महाभियोग। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है प्रोसेस क्या है कैसे हटाएगा। याद कीजिए जब हुआ था उसका इलेक्शन तो भारत की लोकसभा, राज्यसभा और हर एक राज्य की विधानसभा में भाग लिया था ना, लेकिन जब हटाने की बारी आएगी ना तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा भाग लेगा। क्यों? अब मुझे खुद सोचिए एक चीज़ यहाँ पे, अगर मान लेते विधानसभा भाग लेती है तो विधानसभा तो पटना में है, विधानसभा लखनऊ में है, तो क्या पटने वाले मंत्री को पता रहेगा कि दिल्ली में जो हमारे प्रेसिडेंट बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं? तो जो दिल्ली में बैठे हुए एमपी जो लोकसभा में है चाहे राज्यसभा में, उन्हीं को पता होगा ना रियल में कि ठीक है राष्ट्रपति साहब यहाँ बैठते हैं तो वो क्या क्या गलती की है। पटना वाले को क्या पता है, केरला वाले को क्या पता है? इसलिए बोलते ठीक है काम करो, तुम लोग चुन लिया हो ना, लेकिन जब भी हटाने की बारी आएगी ना तो हम सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा उसके जो भी एमपी है ना, हम यही सब मिलकर हम इनको हटा देंगे। दूसरी बात, जो आपका हो गया एंग्लो इंडियन या फिर 12 मनोनीत सदस्य राज्यसभा के, जो आपका 14 मेंबर है उसको कौन लाया था? वो तो लाया था राष्ट्रपति, उसके इलेक्शन में वो भाग नहीं लिया था, लेकिन जब हटाने की बारी आएगी ना तो ये लोग ही बोलेगा हाँ हम भी जाएंगे, हम भी आपको हटाएंगे क्योंकि आप गलत काम किए हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी महाभियोग लगेगा, जब भी उसके हटाने की बात करेंगे तो लोकसभा भी आएगा, राज्यसभा भी आएगा, और दूसरी बात एंग्लो इंडियन भी आएंगे और 12 मनोनीत सदस्य दोनों वहाँ पर आएंगे उनको हटाने के लिए। उसके बाद देखिए विधानसभा नहीं आएगा और ना ही विधान परिषद। विधानसभा नहीं आएगा क्योंकि उनको पता है नहीं रियल में दिल्ली में क्या हो रहा है, काफ़ी दूर दूर बैठे हैं ना, कोई बैठा हुआ ईटानगर में, कोई बैठा है श्रीनगर में, कोई बैठा हुआ लखनऊ में, कोई बैठा तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो उनको उतना पता नहीं होता, तो ना विधानसभा और ना ही विधान परिषद इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है सिर्फ एमपी भाग लेंगे, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम जिसको सांसद बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस की बात करते हैं कि ठीक है जो हमारा राष्ट्रपति साहब हैं उसको हटाएंगे, आखिर तरीका क्या होगा, हम उसको कैसे हटाएंगे, हमको उसके बारे में जानना है। अब देखिए 2 चीज़ समझिएगा, एक होता है बिल, एक होता है एक्ट। मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, इसके एमपी राज्य से आते हैं, इसके एमपी हम खुद से चुनते हैं। अब जिसकी सरकार हो, जिसका बहुमत है, उसके जो भी एमपी क्या सोचेंगे, ठीक है हम एक लाते हैं नियम अपने देश के लिए, वो नियम आएंगे लिख के लाएंगे ना, ऐसा थोड़ी कि जाएंगे सांसद में खड़े हो जाएंगे, मतलब अंदर में जाके और बोलेंगे ठीक है ये नियम अच्छा लगा आपको, जिसको अच्छा लगा ताली बजाइए, ये ठीक है इसको बोल दीजिए, ऐसा नहीं होना ना। वो क्या करेगा, एक पेज पे एक नियम को लिख के लाएगा, उसको बताएगा देखिए ये नियम है, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये नुकसान है, सारी बात उस पेज पे लिख के लाएगा। उस पेज को कुछ तो नाम देंगे ना, उसी पेज को बोलते हैं बिल। बिल का मतलब ऐसा नहीं होता कि उस पेज में बिल है, छेद है, ऐसा नहीं। पेपर है, नियम लिखा गया है, अभी उसको लागू नहीं किया गया है, सिर्फ लिखा गया है, उसको लाया गया है संसद में, सदन में, और जाके अब चलेगा उस पर डिस्कस, उसको बोल देंगे बिल। अब जैसे बिल रखेंगे वहाँ पे अब सबको बोला जाएगा, अब नहीं से विचार करो, अपना अपना राय दो, अगर सब लोग सहमत हो गए तो बिल पास, अब बन जाएगा वो नियम, क्योंकि अब राष्ट्रपति साहब उस पर साइन कर देंगे। तो उसको बोल सकते बिल कहने का मतलब जब भी हम अपनी कोई भी बात अगर उसमें रखना चाहेंगे ना तो एक पेज पे लिख के लाएंगे और उस पेज को बोलेंगे बिल। और जैसे सब लोग की सहमति हो जाएगी हम उसको एक्ट बोल देंगे। अब मान लेते इसी में से जो भी एमपी हैं उसकी इच्छा है कि ठीक है हमको हटाना राष्ट्रपति साहब को, तो वो भी तो किसी न किसी पेज पर लिख के लाएंगे ना कि ठीक है देखिए हमको इस साहब को हटाना है, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब इनको हटाना है, ये सब गलती किए हैं, मेरा मानना ये है, तो उस पेपर को ही बिल बोलेंगे। दूसरी बात, हमारे पास 2 सदन हैं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों में से कोई भी व्यक्ति, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, दोनों में से कोई भी व्यक्ति ना बिल को ला सकता है जिसमें इच्छा हो कि ठीक है हम राष्ट्रपति को हटाएंगे, लेकिन इसका मिसयूज ना हो जाए। उसके लिए क्या बोल, देखो जब भी तुम बिल लाओगे ना तो कम से कम जो तुम्हारे सदन के लोग हैं ना उसका 25% लोग कम से कम इस बात पे एग्री होना चाहिए कि हाँ सच में राष्ट्रपति साहब को हटाना है। एक बड़ा सा पोस्ट है। दूसरी बात, अब मान लेते हैं अगर इस सबको फ्री छोड़ दिए
तो कल को कोई काम चल रहा है इंपॉर्टेंट और एक की इच्छा भी ठीक है, हम राष्ट्रपति को हटाएंगे। बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, उसको सदन में नींद आ रही थी, हटाओ राष्ट्रपति साहब को, मन नहीं लगता है, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। ये तो गलत बात है ना। तो बोला कि देखो एक काम करो, जब भी हटाओगे ना तो कम से कम अपने सदन के 25% MP को साइन करवा के लाओगे, तब जाके बोलेंगे ठीक है तुम्हारा बिल होने वाला अब डिस्कस। दूसरी बात, अब जब साइन करके लाएगा, बिल आ गया, अब सब करेगा फिर से विचार। अगर उसका 2/3, अब उस पूरे सदन का अगर 2/3 लोग साइन कर दिया ना, हाँ सही बात हम इसको हटाएंगे, तब जाके अब वो बिल पास हो जाएगा। अब कल्पना कीजिए राज्यसभा के कुछ MP हैं, उनको आया हुआ है गुस्सा राष्ट्रपति साहब पे, तो बोले ठीक है हमको हटाना है, तो एक बिल लाएंगे और अपने सदन के, राज्यसभा के सदन के 25% लोग का साइन करवा लेंगे और बिल लाएंगे और राज्यसभा के सब लोग को बोलेंगे देखिए मेरा प्लानिंग है, इतने लोग सहमत हैं, आप लोग भी सहमत हो जाइए, हमको हटाना है, राष्ट्रपति को हटाना है। तो सब लोग करेंगे विचार। अगर अब बिल देने के बाद अगर राज्यसभा के 2/3 लोग अगर साइन कर दिया ना, अब वो बिल हो जाएगा पास। इसका मतलब अब राज्यसभा के लगभग हर एक लोग राजी हैं इस बात को लेके कि राष्ट्रपति को हटाना है। लगभग मैंने बोला क्यों, कुछ तो हमेशा असहमति दिखाएंगे ही, लेकिन इस बात की जानकारी देना होगा ना राष्ट्रपति साहब को कि ठीक है सीधे चुपचाप बिल पास कर देंगे और कल होकर जाएगा MP उनकी सीट पे बोलेगा भागो तुम यहाँ से, ऐसे तो ही कर देगा। तो बोलेगा ठीक है काम करो, मुझे ना कुछ दिन का टाइम दो। तो राष्ट्रपति को ना 14 दिन का टाइम देते हैं कि देखिए आपके खिलाफ ना एक यहाँ पे बिल लाया गया है, आप पे महाभियोग लगा है, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है। तब क्या करेंगे राष्ट्रपति साहब, वो बचने के लिए ना क्या करेंगे, वकील को या फिर खुद से जा सकते हैं अपनी सफाई में। अब जाके वहाँ बोलेंगे देखिए हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपना देंगे सफाई। अगर सफाई में पास हो गए या फिर सब लोग मान गया तो वहीं बिल ख़त्म। लेकिन अगर तू भी नहीं माना, बोलेगा ठीक है आपको हटा के ही छोड़ेंगे, तब जो है ना राज्यसभा के लोग वो पेपर कहाँ भेज देंगे, लोकसभा में। अब उसको बोला जाएगा कि देखो अब तुम विचार कर लो, हम पूरा सदन राजी हैं कि इसको हटा ही देंगे। अब अगर लोकसभा के 2/3 MP साइन कर दिया ना हटाना है, अब राष्ट्रपति साहब गए काम से, राहुल गांधी जाएंगे और बोलेंगे ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब उन पे लग गया महाभियोग, अब पूरी तरह से वो ख़त्म है, अब वो किसी काम के लायक है नहीं, अब उनको हटा दिया जाएगा, तब जाके होगा फिर से नया चुनाव। तो क्या मेरी बात आप समझ पाए? वही मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि ठीक है प्रस्ताव आप कहीं से भी ला सकते हैं, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, कोई भी ला सकते हैं, लेकिन इसका मिसयूज होना, इससे बचने के लिए ना पहले उसको बोलते हैं कि तुम 25% अपने MP का पहले साइन करवाओ, तब जाके बिल लाओगे। फिर जाके जैसे प्रस्ताव पास हो गया अब होगा वोटिंग उस पर। अगर 2/3 MP साइन कर दिया ना, अब वो बिल पास हो जाएगा। लेकिन 14 दिन के लिए हमको टाइम देंगे किसको, राष्ट्रपति को। अब वो अपने सफाई के बारे में बोलेगा, चाहे वकील हायर करे चाहे खुद से आए, अपने बारे में बताएगा। अगर ठीक ठाक है बच जाएगा, नहीं तो चांस कम है बचने का। अब अगर एक मान लेते सदन में बिल पास हो गया, अब वो दूसरे सदन में बिल को भेज देगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ भेज दिया। अगर वहाँ भी 2/3 से पास हो गया तब इनको जाना पड़ जाएगा और फाइनली इनका खेल खत्म। तब होगा हमारा नए प्रेसिडेंट का चुनाव। तो क्या मेरी बात आप यहाँ तक समझ पाए? थोड़ा सा मेरे ख्याल से था कॉम्प्लिकेटेड। चलिए अब बात करते हैं, 61 हो गया। अब जैसे इसको हटाएंगे तो 62 क्या बोलेगा, अरे भैया जब सीट खाली कर दिए तो जल्दी भरोगे ना, क्या सिर्फ हटा के छोड़ दोगे? फिर साइन कौन करेगा, कार्यपालिका का हेड कौन बनेगा? तो इसके लिए बोल दिया कंडीशन 62 में कि अगर प्रेसिडेंट किसी वजह से नहीं रहता है ना अपने पोस्ट पे, तो उसका पोस्ट 6 महीना के अंदर हर हाल में भरना होगा। निर्वाचन आयोग जल्दी से जल्दी उसका इलेक्शन करवाएगा ताकि सीट खाली ना रहे, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि इस केस में राष्ट्रपति जा सकता है, या तो वो खुद से कर दे रिजाइन, या तो उस पर लगे महाभियोग जैसे ये सब लगाया था, या तो वो अवैध तरीके से चुनाव जीता था। मान लेते वो चुनाव जीता था लेकिन पता चला उसका डॉक्यूमेंट्स गलत था, डेट ऑफ बर्थ गलत था, सिर्फ फेक डॉक्यूमेंट्स ला के चुनाव जीत गया, या तो उसे पकड़ा गया हो, या फिर उसका कार्यकाल खत्म 5 साल हो गया हो, या फिर उसका डेथ हो गया हो। इस 5 केस में राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपना पोस्ट को कहीं ना कहीं ख़त्म करवा लेते हैं, ठीक है। तो इस 5 केस में बेसिकली राष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, अगर मान लेते राष्ट्रपति साहब चले गए यहाँ से या उनका पोस्ट खाली है, तो क्या जब तक चुनाव हो नहीं जाता है तो क्या उनके पोस्ट पे कोई नहीं बैठेगा? कोई तो बैठेगा ना। हर एक आदमी अपना एक चटिया रखता है ना, जैसे कप्तान हो गया, उप कप्तान, विराट कोहली कैप्टन, उनका नीचे वाला लेवल
रोहित शर्मा उप कप्तान, क्योंकि कभी कभी विराट कोहली हो सकता नहीं होंगे तो उनके जगह पे कम से कम कप्तानी वो कर सकते हैं ना। वैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो उससे राष्ट्रपति के लिए ना अपना भी एक छटिया रखता है जिसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति चला गया ना तो वो अब काम कर सकता है, उसके बदले उपराष्ट्रपति ही काम करेगा। और इसके बाद हम बेसिकली उपराष्ट्रपति ही पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो काम करेगा उपराष्ट्रपति। अगर ये भी नहीं है, मान लेते हैं वो भी चला गया, तब जाके हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI आएंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, जिसको बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। तब जाके वो भी काम करेंगे एज ए पोस्ट ऑफ किसके, प्रेसिडेंट के। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ऐसे तो डेथ की बात करें ना तो एक हमारे थे प्रेसिडेंट जिसका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका एक बार डेथ हो गया था। एक बार क्या डेथ एक ही बार होता है ना, एक बार क्या डेथ होता है। ठीक है, चलिए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे थे प्रेसिडेंट, इनका डेथ हो गया। और इसके समय में ना VV गिरी हमारे थे वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति थे। अब जैसे मान लेते इनका डेथ हो गया तो अब ऑब्वियस बात है ये काम करेंगे राष्ट्रपति के लिए, करेंगे ना। तो अब इनको काम करना पड़ा राष्ट्रपति पोस्ट के। तो VV गिरी क्या किए, बोले ठीक है हम काम करते हैं राष्ट्रपति के पोस्ट पे, क्योंकि अभी हमें वाइस प्रेसिडेंट है और राष्ट्रपति साहब अभी है नहीं। लेकिन इनके मन में पता है क्या आया था, ये बोले ठीक है काम करते हैं, अभी राष्ट्रपति का पोस्ट खाली ही है, क्यों ना हम चुनाव लड़ लेते हैं। इसी चक्कर में ना वो रिजाइन दे दिए। अब राष्ट्रपति का पोस्ट भी खाली है, उपराष्ट्रपति का ये पोस्ट खाली हो गया, और फाइनली जाके वो चुनाव जीत भी गए। तब जाके पता कौन आए थे, तब आए थे हमारे CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस वक्त थे हमारे M हिदायतुल्ला, ये थे हमारे उस वक्त के CJI। तब जाके ये आए थे उस पोस्ट पे काम करने के लिए। ठीक, तो क्या बोल सकते, सिंपल सी बात है, अगर राष्ट्रपति का या फिर उपराष्ट्रपति का अगर सीट खाली होना तो उसके जगह पर आके हमारे CJI भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त चल रहा था चुनाव, VV गिरी उसमें बिजी थे और ये पोस्ट खाली कर दिए थे। तब जाके ये यहाँ पे जाके काम किए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा अगर सीट खाली होना तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारे CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी काम कर सकते हैं। तो एक सवाल, CJI राष्ट्रपति के पोस्ट पे भी काम कर सकता है, CJI उपराष्ट्रपति के पोस्ट पे भी काम कर सकता है, क्योंकि वो ये तो सीट खाली कर दिए थे यहाँ पे, और वो जज के पोस्ट पे भी काम कर सकता है। इतनी बात मेरी पास। लेकिन एक बात देखिएगा, जो है ना हमारा महाभियोग, आज तक हमारे किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा नहीं है। जब लगेगा तो सिर्फ इसी तरीके से लगेगा, ठीक है ना, लेकिन लगा नहीं है तो आप सिर्फ जान लीजिए आज तक कभी लगा नहीं है। दूसरी बात, जो अभी हमारे हैं ना करंट CJI वो है NV रमन जी। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 जज, 33 सिंपल कैसे बोलेगा, वो भी काफ़ी होते हैं ना, काफ़ी अनुभव होते हैं उनके पास होता है। तो 33 मतलब सिंपल जज, और एक हमारे हो गए मुख्य जज, जिसको बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश, CJI NV रमन जी। आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी। चलिए मुझे उम्मीद है आपको इसमें ये बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। गुड नाइट। हेलो गाइज, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं। हमारा चला था पॉलिटी का 15वां, 16वां, 17वां जो भी हो, लेकिन ये राष्ट्रपति का 3rd सेशन है, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 सेशन में राष्ट्रपति का बेसिक जो भी होता है ना, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, उसको मैंने कवर कर दिया है। आप मेरे ख्याल से इससे पहले जाके आप उसको देख लीजिए, ताकि हम समझ पाएंगे कि ठीक है आखिर में राष्ट्रपति होते क्या हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि जो बेसिकली प्रेसिडेंट होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, उनका काम क्या क्या है, या फिर इंडिया में इनका क्या योगदान है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ठीक है इनके पास क्या क्या पावर है, शक्ति है, हम इसके बारे में जानेंगे। ऐसे तो इनके पास कई ढंग का शक्ति है, मिलिट्री पावर है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, एक आपका हो गया डिप्लोमेटिक है, इमरजेंसी वाला है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कई ढंग का उनके पास पावर है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना, हम उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके हर एक पावर को जो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपति साहब ओन करते हैं। पहला हमारा आता है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका होता क्या, आप सिंपल समझिएगा, जो भी नियम बन गया, नियम बनने के बाद जब तक उस पर सिग्नेचर हमारे राष्ट्रपति साहब का नहीं होगा ना, तब तक वो नियम किसी काम का भी नहीं है। इसी को बोलते हैं कार्यपालिका को अप्लाई करना, आप यूँ समझ सकते हैं। यही हमारे आर्टिकल 53 में भी लिखा गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब तक किसी डॉक्यूमेंट्स पे फाइनल सिग्नेचर
राष्ट्रपति का नहीं होगा तब तक वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड ही नहीं होगा। इनके पास एक ये भी पावर है। दूसरी बात, ये जो इंडिया में बड़े बड़े पोस्ट है ना, उसको अपॉइंट भी यही करते हैं, मतलब नियुक्ति यही करवाते हैं। जैसे हमारे पीएम हो गए, हमारे गवर्नर यानी राज्यपाल हो गए, सीएजी मतलब कैग हो गए, सीजीआई मतलब मुख्य न्यायाधीश हो गए। इस सबको अपॉइंटमेंट मत बोलिए, नियुक्ति बोल दीजिए, मतलब अपॉइंट भी यही करते हैं। पीएम मतलब सिंपल समझिए हमारे प्रधानमंत्री साहब हो गए जो एमपी के हेड हो गए। लोकसभा में जो बीजेपी की सरकार फिलहाल अभी है उसके एमपी बोलेंगे ठीक है मुझे मोदी जी को चुनना है, लेकिन जब तक साइन ये नहीं करेंगे ना राष्ट्रपति साहब तब तक वो पीएम बनेंगे भी नहीं। तो चाहे पीएम हो और कैग का बेसिक सिर्फ इतना कम होता है, इसका मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका सिंपल मतलब होता है कि ठीक है जो हमारे भारत की सरकार है ना वो पैसे कितना खर्च कर रही है, किस स्टेट को कितना पैसा मिल रहा है, ताकि करप्शन ना हो जाए, इसी को चेक करते रहना किसका काम है, कैग का। तो जो आपका कैग है ना, इस पोस्ट को भी हमारे राष्ट्रपति साहब ही अपॉइंट करते हैं। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, इसको भी अपॉइंट यही करते हैं। एक आपका गवर्नर, भारत के राज्यपाल, पूरे भारत के लिए प्रेसिडेंट, वैसे हर एक स्टेट के लिए गवर्नर, सेम वैसा काम होता हमारा। तो राज्यपाल को भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। उसके बाद जब नियुक्ति मिल जाएगा सबको तो उसको शपथ भी यही दिलवाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक को मतलब शपथ ये खुद से जाके दिलवाएंगे। कभी कभी अगर ये नहीं होता है ना तो सीजीआई को जाके बोलते तुम जाओ उसको शपथ दिलवा देना, ठीक है, लेकिन शपथ ये दिलवाते हैं। लेकिन जब इसको काम मिल गया, ड्यूटी मिल गया, नियुक्ति करवा दिए तो इनको सस्पेंड भी कर सकते हैं, यही हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। रिकमेंडेशन कहीं से आ सकता है कि बोल सकता है ठीक है इस पीएम को हटाना है, रिकमेंडेशन मिला, साइन किए और फाइनली मोदी साहब चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं विधायी शक्ति, मतलब दो हमारा आता है कि ठीक है इनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है। लेजिस्लेटिव का मतलब सिंपल क्या होगा, नियम कानून की बात करते हैं कि जो भी हमारे मंत्री हैं ना, जो सांसद में बैठते हैं, उनका काम ही है कि ठीक है नियम बनाएंगे। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास भी ये कैपेसिटी है कि खुद से कोई भी नियम बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिखा है कि ठीक है SC ST को आरक्षण। अब प्रेसिडेंट अगर चाहे ना अब अगर प्रेसिडेंट हमारे चाहते हैं कि ठीक है SC ST के जो लोग हैं ना उनको रिजर्वेशन दें, कहाँ पे, इलेक्शन में, ताकि जो SC ST के लोग हैं वो इलेक्शन में आए, वो जीते, और ताकि अपने पक्ष के जो लोग हैं ना उनकी भी बात करें। सिंपल सी बात, रिजर्वेशन के लिए ये खुद से नियम भी बना सकते हैं, कौन, हमारे प्रेसिडेंट साहब। दूसरी बात, 2 एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में जाते हैं और 12 मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा में जाते हैं, उसको भी अपॉइंट हमारे राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। अब जैसे जो भी MP है पहुंच गया कहाँ पे, संसद में, तो जब सेशन शुरू होगा तो पहला भाषण कौन देगा, हमारे राष्ट्रपति साहब जाकर वहाँ पे भाषण देंगे, ताकि हर एक MP को समझ में आए कि देश क्या है, उसमें थोड़ा सा देशभक्ति जगे, उसके लिए जाकर वो भाषण देते हैं। तीसरी बात, संयुक्त अधिवेशन। कभी कभी राज्यसभा लोकसभा के बीच विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, इसी को मैनेज करने के लिए ना राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन दोनों को बुलाते हैं साथ में, आज सब साथ में बैठोगे, साथ में बात होगी। तो संयुक्त अधिवेशन भी वो बुला सकते हैं अगर चाहेंगे, तो इसी को बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन, या फिर बोल सकते हैं जॉइंट सेशन बोल सकते हैं इसको। उसके बाद विधेयक पर हस्ताक्षर, कोई नियम पास हो गया लोकसभा से, ठीक है, नियम संसद से पास हो गया, तो उस पर सिग्नेचर भी कौन करेंगे, हमारे राष्ट्रपति साहब ही करेंगे। चलिए ये हमारा हो गया लेजिस्लेटिव पावर। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर, मतलब वित्तीय शक्ति, मतलब पैसे के मामले में भी ना इनके पास कई सारा पावर है। पहले बात करते हैं बजट प्रस्तुत करने का अधिकार। अब जैसे मंत्री वहाँ पे जाके बन गया तो किसी को मिलता है ठीक है तुम बन जाओ क्या बोलते हैं फूड मिनिस्टर मान लेते हैं, किसी को मिल गया ठीक है कपड़ा मंत्री मिल गया, किसी को मिल गया मछली वाला मान लेते हैं, मतलब कई ढंग का वहाँ पे पोस्ट भी होता है ना। अब मान लेते हैं किसी को मिलेगा ना जिसको बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, अभी हमारे कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। तो जब तक प्रेसिडेंट साहब है ना, प्रेसिडेंट साहब ही जाके निर्मला सीतारमण जी को बोलेंगे कि जाके बजट लाओ। बजट क्या होता है, बजट सिंपल एक पेज होता है, उस पर लिखा होता है कि इस साल भारत सरकार कितना कितना पैसा कहाँ पे जाके खर्च करने वाली है। तो एक लेखा जोखा लाती है ना, तो बजट प्रस्तुत करने के लिए ना हमारे राष्ट्रपति साहब इनको बोलेंगे, FM को, FM 98.3 मिर्ची नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री को जाके वो बोलेंगे कि तुम जाके बजट लाओ, तब जाके हम लोग को बजट मिलेगा और फाइनली जाके हमारा इंडिया का इनके आगे बढ़ेगा। वित्त आयोग की नियुक्ति भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। अब किसको बोलते हैं वित्त आयोग, इसका काम ये होता है कि ठीक है अगर भारत सरकार है, राज्य सरकार भी है, तो दोनों के बीच में पैसा कैसे होगा बंटवारा, किसको पैसा कितना मिलेगा, इसका जो ग्रुप है ना उसको बोलते हैं बेसिकली वित्त आयोग। इसका गठन भी हमारे राष्ट्रपति साहब करेंगे।
ठीक है, इनका काम होता है, ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच पैसा का बंटवारा करना। अभी 43% हमारे स्टेट को मिलता है। मान लेते हैं बिहार सरकार 100 रुपये कमा ली, दिल्ली में भेज देगी, ठीक है, मुझे 100 इनकम हुआ, तो भारत की सरकार क्या करेगी, वित्त आयोग क्या करेगी, ठीक है, तुमको 43 रुपया तुम रख लो और बाकी का 57 रुपया हम रख लेते हैं। ठीक, ऐसे होता है बंटवारा बेसिकली। आकस्मिक निधि, इसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। हर एक सरकार, अब हम लोग घर में भी तो करते हैं ना, घर में क्या करते हैं, कुछ रुपया ऐसे जमा करके रखते हैं ताकि इमरजेंसी में काम दे। तो भारत सरकार भी बहुत सारा रुपया पैसा इमरजेंसी के लिए जमा करके रखती है ताकि कल को कहीं पे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए तो उस समय में लोगों की हेल्प कर सके। तो उसका जो पैसा जमा रहता है ना, उसके हेड भी यही होते हैं। कहीं पे बाढ़ आ गया, अब उस पैसे को निकालना है तो ऐसा नहीं कि जाके सीधे निकाल लेंगे, प्रेसिडेंट जाके बोलेगा कि ठीक है तुम पैसा ले जाओ, वो साइन नहीं करेगा तो पैसा निकलेगा भी नहीं। ठीक है, तो बोल सकते हैं ना कि आकस्मिक निधि के लिए यही बोलेंगे कि ठीक है पैसे ले जाओ। जैसे कोविड हो गया ना, कोविड के केस में, या फिर अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, या फिर फ्लड, बाढ़ वगैरह, इस केस में पैसा वो निकाल के राष्ट्रपति साहब दे देंगे, किसको, हमारे सरकार को। सरकार को अपना पैसा बांट देगी सब में जहाँ उसको ज़रूरत लगे। दूसरी बात, लेकिन जैसे पैसा खाली हो जाएगा ना उस इमरजेंसी फंड से, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब जल्दी बोल देंगे कि तुम जल्दी इसको भर भी दो, क्योंकि इमरजेंसी तुरंत बाद में आ भी सकता है ना। ऐसा नहीं कि ठीक है कोविड आया सब पैसा निकाल ले फिर खाली छोड़ दिए, अब फिर 1 साल बाद जाके बोलेगा ठीक है अच्छा सॉरी हम भूल गए। ऐसा नहीं होता कि आपको जल्दी वापस भरना भी है, ये हमारे राष्ट्रपति साहब उसको पहले ही बोल देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर। देखिए, जैसे हमारा पड़ोसी के साथ रिलेशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए ना, वैसे हर एक कंट्री का जो भी है ना नेबर कंट्री, उसके साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। भारत हमेशा ये चाहता है कि ठीक है जो भी कंट्री है, चाहे पड़ोसी हो चाहे दूर का हो, हर एक कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन। आप रिलेशन में क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ फ़ोन पे थोड़ी बात करेंगे आप कैसे हैं, आप कैसे हैं प्रेसिडेंट साहब, ऐसा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना के व्यक्ति उसके देश में भेज देते हैं और उसके देश का व्यक्ति हमारे इंडिया आता है, और वही व्यक्ति क्या करता है, हमारे इंडिया में बैठ के हम लोग की बात समझता है, हम लोग की बात वहाँ तक पहुँचाता है, चाहे जो हमारे जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो लोग उसकी बात हम लोग तक पहुँचाता है। ये व्यक्ति बेसिकली सिर्फ 2 कंट्री के बीच में रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। इसी को बेसिकली बोलते हैं डिप्लोमेटिक पावर। ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये कौन भेजेंगे, ये भेजते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब ही। अब मान लीजिए MP ढेर सारा, जैसे मान लेते लोकसभा का चुनाव हो गया, MP चला गया कहाँ पे, लोकसभा में, क्या उसके पास इतना बुद्धि है कि वो सब संभाल पाएगा सब कुछ? उसमें से कई सारा अनपढ़ भी जाता है ना, किसी को पता भी नहीं होता कि ठीक कैसे कैसे मैनेज करना है, चला गया तो चला गया। तो राष्ट्रपति साहब को ये लगता है कि ठीक है ये सब MP है, कभी कभी झगड़ते रहता है संसद में भी, एक काम करते इसको वहाँ नहीं भेजेंगे, हम क्या करते जो है ना बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हम उसको जाके भेजेंगे फ्रांस। मान लेते हैं हमें इंडिया को रिलेशन सुधारना है फ्रांस के साथ, तो एक व्यक्ति भेजेंगे ना, तो क्या हम अपने एक MP को भेज देंगे, वहाँ पर जाकर फिर से धोती फाड़ना शुरू कर देगा जैसे संसद में फाड़ता ही लोग, ऐसे तो करेगा नहीं। तो एक व्यक्ति का चुनाव करता है हमारे राष्ट्रपति साहब। अब उसके लिए चुनाव होता है हमारा बेसिकली UPSC से। UPSC मान लीजिए इंडिया का सबसे होता है एक टफ एग्जामिनेशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें जिसका हो गया सिलेक्शन, उसी लोगों में से कुछ व्यक्ति को हमारे राष्ट्रपति साहब भेज देते हैं, तुम जाओ कहाँ पे काम करना, फ्रांस में जाकर बैठना, वहाँ की बात सुन के मुझे बोलना, और कुछ लोग वहाँ के भी आएंगे हमारे इंडिया में और यहाँ का बात वो सुन के वहाँ भेजेगा। इससे हमारा और फ्रांस के बीच अच्छा रिश्ता बना रहेगा। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं ठीक है राजनयिक शक्ति का मतलब रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्री के साथ एक अच्छा संबंध। सिंपल सी बात, कौन जाते हैं, UPSC के IAS ऑफिसर जाते हैं दूसरे देश। ठीक है, कौन भेजते हैं, राष्ट्रपति साहब ही, वही साइन करेंगे और उसके बाद जाकर वो चला जाएगा। अब देखिए, अब जैसे हमारे इंडिया का एक व्यक्ति पहुंच गया उसके पास, फ्रांस के पास मान लेते हैं, लेकिन जब फ्रांस का व्यक्ति यहाँ पाएगा ना, तो वो व्यक्ति पहली बार भाषण देगा इंडिया में, किसके सामने, हमारे राष्ट्रपति साहब के सामने ही भाषण देगा। ठीक है, देखिए मेरा नाम ये है, हम फ्रांस आए हैं, हम चाहते हैं कि ठीक है दोनों कंट्री के बीच अच्छा रिलेशन हो, इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिया में जाके कुछ हद तक काम करें, मैनेज करें। ठीक है, तो वो अपना इंट्रोडक्शन भी राष्ट्रपति को ही देगा। अब एक होता है बेसिकली कॉमनवेल्थ। अब सिंपल समझिए, पूरे वर्ल्ड में कई सारा कंट्री ऐसा रहा जो ब्रिटेन का गुलाम रहा है ना, तो आप मान लीजिए जो भी कंट्री ब्रिटेन का गुलाम रहा ना, हम उसको एक ग्रुप में मिला दे, उसको नाम बोलते हैं कॉमनवेल्थ बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, और एक कंट्री यहाँ पे है जो UK का गुलाम था, मतलब यूनाइटेड किंगडम का गुलाम था, और एक यहाँ भी कंट्री है जो उसका गुलाम नहीं था। अब लेते हैं एक एग्जांपल, मान लेते हैं एक कंट्री है जो UK का गुलाम रहा, वो है मान लेते हैं पाकिस्तान, वो भी तो बेसिकली इंडिया का ही पार्ट रहा है। और एक कंट्री हमारा रसिया, जिसको रूस बोलते हैं, पहले था USSR, वो UK का गुलाम नहीं था। इसका मतलब रसिया जो है वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है नहीं,
और पाकिस्तान है वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, और इंडिया भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है क्योंकि यूके का गुलाम ये भी रहा है। अगर इंडिया अपना व्यक्ति यहाँ भेजेगा ना तो वो कहलाएगा हाई कमिश्नर, मतलब इसको बोलते हैं उच्चायुक्त बोलते हैं। लेकिन रसिया अगर यहाँ भेजेगा तो वो कहलाएगा राजदूत। सिंपल समझिए, ये डिपेंड ये करता है कि वो किस देश से जा रहा है। अगर इंडिया से जाएगा एक व्यक्ति किसी भी कंट्री में, तो इंडिया था ना कॉमनवेल्थ का हिस्सा, ब्रिटेन का था ना गुलाम, तो हमारा हमेशा यही कहलाएगा कि हमारा क्या है हाई कमिश्नर, हमारा उच्चायुक्त इसको बोलते हैं, हमारा उच्चायुक्त गया है किसी कंट्री में। डिपेंड करता है किस कंट्री से जा रहा है। लेकिन किस कंट्री से आएगा तो पाकिस्तान वाला अगर मान लेते हैं हमारे इंडिया में एक व्यक्ति आ गए तो पाकिस्तान क्या बोलेगा, वो भी बोलेगा हमारा उच्चायुक्त आपके यहाँ गया है, क्योंकि वो भी यूके का गुलाम रहा है। लेकिन जब रसिया हमारे इंडिया में भेजेगा, रूस तो कभी रहा नहीं गुलाम, तो रूस क्या बोलेगा, हमारा एम्बेसडर यानी राजदूत आपके यहाँ गया है। काम दोनों का सेम ही है, हम बोलेंगे हाई कमिश्नर और रसिया बोलेगा राजदूत। डिपेंड करता है किस कंट्री से वो आ रहा है। तो रसिया भेजेगा एम्बेसडर कहलाएगा, हम भेजेंगे हाई कमिश्नर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से वो जा रहा है। ठीक है, तो क्या हमारा कभी हो सकता है एम्बेसडर? हमारा कभी एम्बेसडर हो ही नहीं सकता, हमारा हमेशा क्या होगा, हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त होगा। तो क्या मेरी बात यहाँ तक समझ पाए? अब बात करते हैं सैन्य शक्ति, इसको बोलते हैं मिलिट्री पावर। जो वार वगैरह होता है, युद्ध वगैरह, इसमें भी हमारे प्रेसिडेंट के पास कई सारा पावर होते हैं। ठीक है, अब सिंपल समझिए, हमारे पास 3 रंग की मिलिट्री है। एक हमारा हो गया आर्मी, थल सेना बोल सकते हैं, नेवी जल सेना बोल सकते हैं, एयरफोर्स वायुसेना। तीनों मिला के बेसिकली कहीं ना कहीं हमारा इंडिया को डिफेंस मिलता है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आप ऐसे जान लीजिए, एयरफोर्स को नेवी से कोई लिंक नहीं है, नेवी को आर्मी से कोई लिंक नहीं है। ऐसा नहीं कि ठीक हमेशा वो सब रहता है कॉन्टैक्ट में कि ठीक है हम आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। हर एक आर्मी का अपना अपना एक हेड होता है, इसके हेड अलग हैं, इसके हेड अलग हैं, इसके हेड अलग हैं। इसी के लिए ना अब समस्या क्या हो, जैसे मान लेते हैं हमको वार करना है, लड़ाई करना है, तो जैसे मान लेते हैं आर्मी लड़ गई, नेवी कुछ नहीं कर रही है, आर्मी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इससे समस्या हो सकती है ना। तो हम चाहते हैं ठीक है तीनों में ना एक बना दे, समन्वय इसको बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं। इसी के लिए एक नया सा पोस्ट लाया गया जिसको बोलते हैं सीडीएस। सीडीएस का ही काम है कि ठीक है काम करो तुम ना एयरफोर्स को, नेवी को, आर्मी को मिला के रखना, ताकि कल को जैसे कहीं पर ज़रूरत हो लड़ाई करने की तो हम तीनों को पहुंचा सकते एक ही बार में, या फिर 2 को पहुंचा सकते, हमारी मर्जी है। अगर 2 में काम चल रहा है तो 2 से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो हमारे कौन थे, जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में भी उनका क्या बोलते हैं चॉपर क्रैश में उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो चलिए 3 हमारे, एक ये हमारा मिलिट्री हो गया, तीनों के बीच का बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट या कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, ये हमारे सीडीएस ही करते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों में बेसिकली कोई कॉन्टैक्ट होता नहीं था पहले, इसीलिए ना सीडीएस लाया गया है। अब थोड़ा सा कहीं की कोऑर्डिनेशन बन गया। अब उसके बाद देखिएगा युद्ध की घोषणा। अगर किसी कंट्री पे वार करना है, मतलब लड़ाई करनी है, तो उसके लिए अप्रूवल हमारे यही राष्ट्रपति साहब देंगे। ये बोल देंगे ठीक है अटैक करो, तभी जाके अटैक हो पाएगा। घोषणा किए, सिग्नेचर हो गया, वार स्टार्ट। और युद्ध को रोकेंगे भी कौन, यही रोक सकते हैं। साइन करेंगे, युद्ध रुक जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए एटॉमिक हमला, ये इतना आसान तो होगा नहीं ना। उसके बाद एटॉमिक हमला मतलब एटॉमिक वार बोल सकते हैं। एक एटम बम गिरने से ना सिटी पूरा दहल जाता है, तो इसमें उतना आसान तो होगा नहीं। लेकिन एटॉमिक वार अगर करना होगा ना तो भी अप्रूवल हमको इन्हीं से लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा काफ़ी होता है ना, खतरनाक होता है। तो इसमें 3-4 लोग शामिल हो जाते हैं। तो बोलेंगे देखो ठीक है, राष्ट्रपति भी साइन करेंगे यहाँ पे, सीडीएस जो ये है वो भी साइन करेंगे, और हमारे रक्षा मंत्री जो भी कौन है, राजनाथ सिंह है ना, वो भी साइन करेंगे, और पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो भी साइन करेंगे। तब जाके एटॉमिक वार हो सकता है। क्योंकि इस बार को मान लेते ठीक है स्टार्ट कर दिया राष्ट्रपति साहब, पता चला कई सारा सिटी तबाह हो गया, इसलिए बोलते ठीक है तुम चारों मिलकर डिसाइड करो। जब तक चारों साइन नहीं करेगा तब तक एटॉमिक युद्ध हो ही नहीं सकता। लेकिन अब एनएसए को भी ऐड कर दिया गया। इसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो हमारे अभी अजीत डोभाल साहब है ना, अब उनको भी यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। तो पहले तो ठीक है 4 व्यक्ति साइन कर दिए, एटॉमिक वार शुरू, लेकिन अब 5 व्यक्ति का सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। पहला पीएम, राष्ट्र प्रेसिडेंट, एनएसए, सीडीएस, और एक हमारे कौन से हो गए, रक्षा मंत्री मतलब डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, इसके बाद जाकर हमारा एटॉमिक वार हो सकता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली कुछ पावर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब कहीं ना कहीं ऑन करते हैं। अब बचा ठीक है एजुकेशनल पावर, और एक बचा हमारा इमरजेंसी। ठीक है, हम जल्दी मिलते हैं उसके लिए। ठीक है।
हेलो गाइज, हेलो गाइज, वेलकम बैक। हमारा चल रहा था राष्ट्रपति के पावर के बारे में, जिसमें मैंने 1 से लेके 5 तक जो भी इम्पोर्टेंट है ना पावर, मैंने उसको कवर कर दिया था। जिसमें पहला था आपका एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्तियाँ। एक था आपका लेजिस्लेटिव, विधायिका पावर। थर्ड था आपका फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ। चौथा आपका था डिप्लोमेटिक पावर, जिसको बोलते हैं कूटनीतिक, या फिर हम उसको बोल सकते हैं राजनयिक भी बोल सकते हैं। एक आपका था मिलिट्री पावर, जिसको बोलते हैं सैन्य शक्तियाँ। 5 पावर के बारे में मैंने कवर कर दिया है। अब देखेंगे पावर 6 से लेके पावर 10 तक। उसके अलावा और भी कई सारे पावर है जिसको हम आगे देखेंगे, जैसे वीटो पावर हो गया ना, हम उसको आगे देखेंगे। चलिए हम देखते हैं 6 पे। हम इसको बोलते हैं शिक्षा संबंधी अधिकार। मतलब राष्ट्रपति साहब के पास ये भी पावर है कि शिक्षा को लेके भी ना कई सारा यूनिवर्सिटी खुद से खोल सकें। अब देखिए, हर एक राज्य के पास अपना होता है ना खुद का यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं विश्वविद्यालय पढ़ाई के लिए। अब भारत देश के पास भी खुद का अपना होता है यूनिवर्सिटी कई सारा, जिसमें भारत के हर एक बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। वो आता है इसी राष्ट्रपति के अंदर आता है। इसको बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसमें सबसे बेहतर आपको नाम मिलेगा JNU, जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आपको दिल्ली मिल जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी फेमस भी है ना। ऐसे करते करते कई सारा आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगा पूरे इंडिया में, जो हमारे राष्ट्रपति साहब के अंदर काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये दोनों आपको मिलेगा यूपी में, ये आपको दिल्ली मिलेगा। इसके अलावा भी ना एक था आपका नॉर्दर्न हिल्स यूनिवर्सिटी, आपको मेघालय मिल जाएगा। एक था आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वो आपको मिल जाएगा तेलंगाना मिल जाएगा। आपको कई सारा मिल जाएगा यूनिवर्सिटी। हर एक के हेड हमारे राष्ट्रपति साहब ही होते हैं। लेकिन क्या ये संभव है? यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में, यूनिवर्सिटी है मेघालय में, यूनिवर्सिटी एक तो चलिए दिल्ली में चलिए मैनेज कर लेगा, यूनिवर्सिटी आपका यूपी में। क्या दिल्ली में राष्ट्रपति साहब बैठ के हर एक को कंट्रोल कर सकते हैं? इतना आसान तो होगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, बोलते ठीक है एक एक आदमी को ना हर एक यूनिवर्सिटी के लिए हेड बना के भेज देते हैं, और हर एक हेड के ना सबसे हेड वो खुद होते हैं। तो जो होता है ना, जैसे मान लेते हैं एक यूनिवर्सिटी मान लेते हैं हैदराबाद में है, उसका जो हेड होगा वो कहलाएगा कुलपति। दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है उसका हेड होगा, उसका भी कहलाएगा कुलपति। ऐसे करते करते हर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का अपना अपना हेड, हम जिसको बोलेंगे कुलपति, और हर एक कुलपति का हेड हमारा कहलाता है कुलाधिपति, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति साहब। ठीक है ना, ऐसे करते मैनेज। तो बोलेंगे ठीक है, हर एक विश्वविद्यालय के लिए रहेगा अपना वाइस चांसलर, जिसको बोलेंगे कुलपति, और उसके हेड कौन कहलाएंगे? हमारे हेड चांसलर बोल दीजिए, या कुलाधिपति बोल दीजिए, या हमारे राष्ट्रपति साहब बोल दीजिए। यही सब कुलपति अपने अपने यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड मतलब लेके राष्ट्रपति साहब को रिपोर्ट करता है, देखिए इस यूनिवर्सिटी का ये हाल है। ठीक है ना। अब अगर जैसे राष्ट्रपति साहब हो गए वो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, वैसे हमारे राज्य के गवर्नर हो गए ना, वो पूरे राज्य के लिए काम करते हैं, तो वो भी चलाते हैं खुद का यूनिवर्सिटी ढेर सारा। तो हमारे राज्य में भी ना कई सारा यूनिवर्सिटी होता है। जैसे हम बिहार की बात करें, बेसिकली यह LNMU, इसको बोलते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। अच्छा यूनिवर्सिटी है ना। और एक आपका था पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ऐसे करते करते कई सारा आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। ठीक है, बिहार में भी। इसके हेड कौन होंगे? इसके हेड हमारे राज्य के राज्यपाल होंगे, गवर्नर साहब होंगे। लेकिन जो हमारे गवर्नर साहब बैठे हुए हैं पटना में, क्या ये पॉसिबल है पूरे बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी सबको कंट्रोल कर ले? तो बोलेंगे ठीक है, हम भी वैसे करते कॉपी, जैसे राष्ट्रपति साहब करते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में क्या किसको भेजेंगे? कुलपति को भेजेंगे, और सबका हेड हम रहेंगे राज्यपाल। तो बाकी सब क्या कहलाएगा? वाइस चांसलर। वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी का हेड होता है, और जो चांसलर आपका हो गया वो बाकी पूरे यूनिवर्सिटियों को मिला के, या बोल दीजिए सब वाइस चांसलर को मिला दीजिए, उसका हेड हमारे राज्यपाल साहब हो गए। दोनों का लगभग सेम ही तरह के काम होता है, बस ये पूरे भारत के लिए और राज्यपाल हमारे देश के लिए। अगर किसी पर्सन को इस कॉलेज से इस यूनिवर्सिटी से अगर मिलेगा ना गोल्ड मेडल, तो हमारे राष्ट्रपति साहब खुद से आएंगे देने के लिए। और अगर इससे मिलता है ना गोल्ड मेडल, तो हमारे राज्यपाल साहब जाएंगे उसको देने के लिए, खुद से उसको पहनाएंगे भी, लो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए। अब बात करते 7, जिसको बोलते विवेकाधिकार। नाम से ही मालूम हो रहा है कि विवेक मतलब बुद्धि। ये अपने कभी कभी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब देखिए, जो भी हमारी सरकार है ना, सरकार कब बनती है? जब वो अपने आप को बहुमत साबित कर दे। मान लेते 545 MP पहुंच गया है लोकसभा में। अगर किसी पार्टी के पास जो 545 MP है उसका 50% यानी आधा, लगभग आपको मिलेगा 275।
अगर 275 एमपी एक ही पार्टी का है ना, तो इसका मतलब वो सब एक सोच का है और वो बहुमत में आ गया है। इसका मतलब जनता उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तब वो बनाएगा अपना सरकार, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसी पार्टी का पर्सन किसी और में मिल जाता है तो बहुमत उसका घट जाता है ना, तब उसकी सरकार गिर जाती है, ठीक है। बाकी इसके बारे में आगे जानेंगे भी। मेरे कहने का मतलब सिंपल यह है कि अगर किसी की सरकार गिर जाती है, किसी भी पार्टी की अगर सरकार गिरती है ना, तो राष्ट्रपति साहब क्या सोचेंगे, सरकार गिर गई है, काम कैसे चलेगा। एक काम करते हैं ना, हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और एक व्यक्ति को ना हम खुद से क्या बोलेंगे, तुम बन जाओ पीएम, क्योंकि सरकार गिर चुकी है, पीएम तो किसी काम करेगा नहीं। लेकिन राष्ट्रपति साहब अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति को खुद से पीएम बना भी सकते हैं और उसको बोल देंगे 30 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी तुम अपना बहुमत साबित कर दो, मतलब कम से कम इतना एमपी लेके आओ। अगर नहीं होगा ना तो जल्दी जाके किसको बोलेंगे, ईसी को बोलेंगे। ईसी कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का जाके बोलेगा देखो सरकार गिर चुकी है, तब तक टेम्पररी बेसिस पे ना हम एक को पीएम बना दिए हैं और तुम 6 महीना के अंदर जल्दी से फिर से लोकसभा का चुनाव करवाओ। अगर सरकार गिरती है तो उनके पास 2 ऑप्शन है। पहले क्या होगा कि ठीक है उस व्यक्ति को बोल देंगे अपना जल्दी बहुमत साबित कर दो, अगर नहीं कर पाओगे ना तो हम फिर से चुनाव करवा देंगे दोबारा। किसको बोल के, ईसी को बोल के, और अपने मन से किसी को भी पीएम बना सकते हैं। इतनी बात समझ गए। और वो पीएम टेम्पररी है, अगर साबित कर दे अपने आप को ना तो परमानेंट भी बन सकता है। परमानेंट नहीं मतलब 5 साल के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे 8 की, इसको बोलते हैं विशेषाधिकार, स्पेशल पावर। इनके पास कुछ खास पावर भी होता है ना। आप ऐसे खुद सोचिए, जो हमारे राष्ट्रपति साहब है ना, हमारे देश के सबसे पहले व्यक्ति होते हैं। इसका मतलब हर एक पर्सन को रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। हम इनको मान के चलते कि आप देश के सबसे एक बहुत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, है ना। तो क्या आप चाहिएगा कि ठीक हम उनको किसी गलती के लिए अरेस्ट कर दें, अरेस्ट कर ले? अच्छा नहीं लगता है ना। कर सकते वो अलग बात है, लेकिन क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? ठीक है, एक इंडिया हमारा कंट्री है, उसके सबसे एक हेड व्यक्ति है, अब वो भी इंसान है ना, मिस्टेक से कोई ना कोई गलती कर ही सकते हैं। लेकिन हम उनको फिर से वहाँ पे बिठा दिए कुर्सी पे, हेड बोल दिए, और जहाँ कुछ गलती की ना घसीट के सीधे रोड पे लेके चलाए। कैसा बनेगा इमेज हमारे इंडिया का? इसलिए बोलते ठीक है आप सबसे बेस्ट है ना, मतलब पोस्ट की बात करते तो हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इनको, प्रेसिडेंट को कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसके बाद फौजदारी मुकदमा, आईपीसी। आईपीसी कहने का मतलब इंडियन पिनल कोड। आप इन पे एफआईआर, आप इन पे केस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं केस कर सकते? क्योंकि इनके पास एक अधिकार ये भी होता है कि वो किसी मुजरिम को ना माफ़ कर सकते हैं। अगर हम इन पे केस करते हैं तो बोलेंगे ठीक है हाँ अपने आप को माफ़ कर लिए तो बच जाएंगे ना, तो इनके ऊपर केस करने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। एक अच्छे पोस्ट पे हैं तो गिरफ्तारी करना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन उनके ऊपर दीवानी मुकदमा लगा सकते हैं। मान लेते ठीक है दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन पता चला क्या कि ठीक है वो नीचे नीचे एक कांड कर रहे हैं, किसी का ज़मीन हड़प लिए हैं, किसी का पैसा बैठ के खा गए हैं। इस केस में हम उनके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं। उस केस में इसको बोलते हैं दीवानी मुकदमा। तुम क्या बोल सकते हैं, उनको ना गिरफ्तार कर सकते हैं, ना उन पे फौजदारी मुकदमा, पुलिस केस भी नहीं कर सकते। हाँ, उन पे दीवानी मुकदमा हम चला सकते हैं जब वो पैसा खा लें किसी का, या फिर किसी का वो ज़मीन हड़प ले। तो ऐसा केस आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि उतना सैलरी उनको मिल ही जाता है, तो क्या ज़रूरत पड़ता है किसी का वो पैसा खाएंगे, है कि नहीं। लेकिन ये हमारा एक प्रोविज़न है। चलिए 8 समझ गए। 9 हमारा कहता है ठीक है इनके पास राइट है, किसी को माफ़ भी कर सकते हैं। माफ़ मतलब पार्डन पावर। कोई पर्सन अगर मान लेते किसी ढंग का क्राइम किया है, कोई गलती किया हो, तो कहाँ जाएगा? जेल जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात जाना भी चाहिए। अगर मान लेते हैं कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अगर ये बोल दिया ना कि तुमको उम्र कैद हो गया है, तो अब उसके पास बचाने वाला कोई है नहीं। अब हो सकता है फिर से डाले अर्जी कोर्ट में जाके, एक बार फिर से विचार कीजिए। लेकिन जज एक बार बोल दिया कि नहीं अब तुम रहोगे तो रहोगे, अब उसको कोई है बचाने वाला? कोई नहीं है। अब उसके पास सिर्फ एक ही व्यक्ति आ सकता है बचाने के लिए, वो है हमारे राष्ट्रपति साहब। उनके पास पावर होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को ना माफ़ कर सकते हैं। और माफ़ी भी 3-4 ढंग का मिलता है। पहला होता है, इसको बोलते हैं पूर्णतः माफ़ी, मतलब किसी व्यक्ति को पूरी तरह से बोल देंगे तुम छूट जाओ, तुमको जेल से निकाल दिया जाएगा, चाहे तुम कितना भी क्राइम किया ना क्यों ना किया हो, तुमको माफ़ कर देते हैं। तो वहाँ पे जाकर पूर्णतः माफ़ी मिल जाएगा। वो व्यक्ति रहेगा जेल में, उसके जो रिश्तेदार वो चिट्ठी लिख के भेजेंगे राष्ट्रपति साहब के पास, प्लीज़ मेरे बच्चे को माफ़ कर दीजिए, इससे गलती हो गई है, आगे नहीं सुधार, मतलब आगे नहीं गलती करेगा। तो उस केस में उनको पूर्णतः माफ़ी भी दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लघुकरण। इसका सिंपल, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा करना। एक होता प्रकृति, एक होता समय। मान लेते किसी व्यक्ति को मिला कठोर सजा, एक को मिला नॉर्मल सजा, ठीक है तुम जाके सिर्फ जेल में रहोगे, काम करोगे, खाओगे पियोगे।
दो ढंग का हो गया ना, एक कठोर एक नॉर्मल, ये इसका प्रकृति हो गया। एक आपका समय होता है, किसी को मिला 5 साल के लिए, किसी को मिलेगा 6 साल के लिए, ये आपका समय हो गया। राष्ट्रपति साहब अगर ये चाहे तो किसी के सज़ा की ना प्रकृति कम कर सकते हैं, मतलब लघु कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को फांसी पड़ने वाला है, कोर्ट बोल दिए तुमको फांसी पड़ेगा। अब उसके गार्जियन मैसेज किए, सॉरी चिट्ठी लिख दिए किसके पास, राष्ट्रपति साहब के पास, बोले माफ़ कर दीजिए। अब मान लेते उनका दिल पिघल गया, बोले ठीक है तुम इतना ख़राब क्राइम किए हो तो माफ़ी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, तुमको फांसी नहीं देंगे, हम तुमको उम्र कैद दे देंगे। तो क्या बोल सकते, उसका सज़ा का प्रकृति कम हो गया। इसी को बोलते हैं लघुकरण। इसमें क्या होता है कि सज़ा की प्रकृति को सिर्फ कम कर दिया जाता है। कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब। एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी को फांसी पड़ा है तो हो सकता है उसको उम्र कैद दे के जेल में उसको सजा दो, लेकिन मारो मत, ये इसका प्रकृति कम हो गया। एक आपका होता है परिहार। परिहार में क्या होता है, सिर्फ सज़ा कम करेंगे, आपका प्रकृति वही रहेगा। अगर मान लेते किसी पर्सन को कठोर सज़ा मिला है कि तुमको, मान लेते हैं तुमको खूब काम भी करना पड़ेगा, तुमको पैसे भी कम मिलेंगे, तुमको मार भी डेली पड़ेगी और तुमको 10 साल का जेल मिला हुआ है, ठीक है। अब मान लेते वो व्यक्ति चिट्ठी लिखेगा, उसके गार्जियन लिखेंगे। अब जब उसका न्यूज़ मिलेगा उसको क्या बोलेगा, ये व्यक्ति बहुत कमीना टाइप का था, एक काम करो इसको सिर्फ समय कम कर दो, लेकिन उतना ही टॉर्चर करो जितना पहले करोगे। अब बोलेगा ठीक है, ऐसे तुम 10 साल तक मार खाते ना, अब तुम सिर्फ 5 ही साल तक मार खाओगे, सिर्फ तुम्हारा समय कम करेंगे लेकिन तुमको मार उतना ही पड़ेगा। इसी को बोलते प्रकृति नहीं बदलेगा, लेकिन सिर्फ सज़ा का समय कम कर देंगे। लेकिन ये परिहार आप फांसी में लगा सकते हैं। ऐसा हो सकता है जैसे मान लेते फांसी पड़ने वाला है, अब प्रकृति तो बदलेंगे नहीं, मतलब फांसी पड़ेगा, और क्या बोलते राष्ट्रपति साहब, इसको न सिर्फ देना 2 मिनट के लिए फांसी। ऐसा हो सकता है, फांसी है तो ख़त्म ही हो जाएगा सीधे के बारे में, इसमें समय का कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो परिहार कभी भी फांसी के केस में लगता ही नहीं है। अगला हमारा क्या होता है, इसको बोलते विराम। विराम कहने का मतलब रोक देना, सिंपल सी बात है। अगर मान लेते किसी मुजरिम की तबीयत अंदर में ख़राब हो गई तो राष्ट्रपति साहब चाहेंगे ना तो उसको रोक देंगे, ठीक है काम करो तुम पहले इसको इलाज करवा लो, तब तक इसको सज़ा नहीं मिलेगी, जब तुम ठीक हो जाओगे ना तब तुमको फिर से मिलेगी सज़ा। या हो सकता है कोई महिला हो, उसका तबीयत खराब हो, या हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो, तो उस केस में महिला को भी जेल से छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। जब वो ठीक हो जाएंगे ना तो फिर से उसको पनिशमेंट मिलेगा। इसमें सिर्फ इस केस में ना उसको थोड़ी देर के लिए राहत मिलता है, लेकिन सज़ा तो मिलेगी। इसको बोलते विराम लगाना। उसके बाद देखिए इसको बोलते परिविलंबन। इसका सिंपल मतलब होता है टेम्परेरी बेसिस पे रोक देना। मान लेते हैं राष्ट्रपति साहब कहीं पे जाने वाले हैं, जाने वाले फ्रांस, उस टाइम अगर किसी का उनको चिट्ठी मिलेगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, तो क्या उनके पास टाइम है, सब काम छोड़ के वही पढ़ेंगे, बोलेंगे देखो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम चिट्ठी यहीं पर रख देते हैं, हाँ लेकिन तब तक तुमको ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब आएंगे ना वापस तब चिट्ठी पढ़ेंगे तुम्हारा। अब देखें अगर तुम माफ़ करने के लायक रहोगे तो कर देंगे, नहीं तो तुमको जेल मिलेगा, ठीक है। तो उसको बोलते ठीक है तुमको थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से तुमको रोक लगा सकते तुम पे, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति साहब अभी बिजी हैं इसलिए, ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते इमरजेंसी, आपातकाल। मान लीजिए किसी एरिया में टेररिस्ट अटैक होने वाला है, तो आपको क्या लगता है उस एरिया का कैसा माहौल होगा, बिल्कुल हड़कंप मच जाएगा, लोग डर के मारे घर से निकलेंगे तक नहीं। तो उसी केस बेसिकली उसी को बोलते बेसिकली इमरजेंसी, मान लीजिए, ठीक है। अब 3 ढंग का होता है इमरजेंसी। अगर वैसा सिचुएशन पूरे देश में हो जाए, कल को अगर मालूम हो जाए ठीक है कंट्री पे एटम बम गिरने वाला है, ऐसे तो किसी का मजाल है नहीं गिरा पाएगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इमेजिन करते हैं कि ठीक है एक मिसाइल गिरने वाला है इंडिया पे, क्या लगता है कहाँ गिरेगा नहीं गिरेगा किसी को पता है ये नहीं है, तो कैसा माहौल बन जाएगा, अफरा तफरी वाला मच जाएगा ना। इसी को बोलते हैं इमरजेंसी वाला, ठीक है, माहौल। तो 3 ढंग का होता है इमरजेंसी। एक को बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। जब ऐसा माहौल हो जाता है ना तो राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, देखो अब कुछ नहीं करोगे, कोई जो भी करेंगे हम दिल्ली से ही करेंगे, पुलिस कोई काम नहीं करेगी ठीक से, मुख्यमंत्री भी काम नहीं करेंगे, जो भी करेंगे दिल्ली से। अब भारत सिर्फ एक हो गया है जिसका कंट्रोल दिल्ली के हाथ में है इस सिचुएशन को संभालने के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगता है, और ये जो आपका है ना ये कॉन्सेप्ट लाया गया है जर्मनी से, ये आपको आर्टिकल 352 में मिल जाएगा। फिर आपका आता है राजकीय आपातकाल। अगर सिर्फ हम एक ही स्टेट में लगाते हैं इमरजेंसी तो उसको बोलते हैं राजकीय आपातकाल, ये आपको 356 में ये भी कॉन्सेप्ट लाया गया था जर्मनी से। एक बोलते हैं वित्तीय आपातकाल जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आपका लाया गया है यूएसए मतलब अमेरिका से, जो आपका आर्टिकल 360 में दिया गया है। देखिए 352 4 जोड़ दीजिए 56, 4 जोड़ दीजिए 60,
तो 52, 56, 60 ये आपका 3 मेन इमरजेंसी होता है जो राष्ट्रपति साहब के बिना परमिशन कभी लग ही नहीं सकता है। ठीक है, ये तीनों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी होता क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल कहने का मतलब सिंपल ये हो गया कि जब राष्ट्रपति ये चाहेंगे कि अब कोई भी राज्य का जो हेड है ना, मुख्यमंत्री रहेगा ही नहीं, अब सब एक राज्य का हेड जो है ना हम रहेंगे और दिल्ली से ही सब कुछ को मैनेज करेंगे, उस केस को बोलते हैं अब लग गया है राष्ट्रीय इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ये आपका था आर्टिकल 352। उसके बाद ये लगेगा कब, ऐसा थोड़ी कि ठीक है जब मना है तब लगा दिए नेशनल इमरजेंसी। कभी कभी इसका होता है मिसयूज भी, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन हम ये थोड़ा सा बहुत खतरनाक भी होता है ना। कब होगा, जब मान लेते कोई भी कंट्री अगर हमारे कंट्री पे अटैक करने वाला हो तो उस केस में लग सकता है। दूसरी बात, हो सकता है हमारे देश के नागरिक ही ना एक ऐसा माहौल बन जाए कि हर एक आदमी एक दूसरे को बिल्कुल मार काट रहा है, उस अशांति के माहौल में, या जब बिल्कुल सशस्त्र मतलब बिल्कुल हथियार के साथ सब बिल्कुल घूम रहा है, तो उस केस में क्या लग जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। क्योंकि तब पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस उसके पास क्या उतना कैपेसिटी होता है उसके पास। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जैसे ये सब माहौल हो जाएगा ना, तब राष्ट्रपति साहब क्या बोलेंगे, अब लगाना है राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन ऐसा नहीं कि ठीक है वो आएंगे पेपर पे साइन करेंगे लग जाएगा, ऐसा नहीं। उसके लिए वो क्या करेंगे, पहले मंत्रिमंडल से जाके पहले सलाह लेंगे। अब ये क्या होता है मंत्रिमंडल, मंत्रियों का मंडल मंत्रिमंडल कहलाता है। अब सिंपल समझिए, जिसकी भी सरकार है ना, वो सरकार क्या करती है, अपना अपना मेन मंत्री का ग्रुप बनाती है। जैसे हो गया आपका कैबिनेट मिनिस्टर, इसके बारे में आगे भी जानेंगे, आप सिंपल समझिएगा। मंत्रियों का कुछ खास ग्रुप होता है जो किसी खास काम को करती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति साहब जाएंगे उसके पास, उससे पूछेंगे देखो देश का माहौल ख़राब हो चुका है, क्या चाहिए बताओ, लगा दे इमरजेंसी। अब ये सब मिल के विचार करेगा, बोला ठीक है सोच रहे हैं। अब सब मंत्री मिल के विचार करेगा, राज्यसभा भी करेगा, लोकसभा भी करेगा। अगर 2/3 वोट से अगर वो बिल पास हो गया ना, अब राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, साइन कर देंगे। अब जैसे साइन हो जाएगा ना, अब लग जाएगा राष्ट्रीय इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। इस केस में सिंपल समझिएगा, पुलिस के पास उतना पावर होता नहीं है, आर्मी जगह जगह जाके घूमेगी ना, आप घर से बाहर निकल तक नहीं सकते, कभी कभी ऐसा माहौल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वैसा हमारा राष्ट्रीय आपातकाल होता है। उसके बाद देखिए, अब मान लेते हैं कोई कंट्री है, हमारे कंट्री को अटैक कर दिया है, तो क्या अब राष्ट्रपति साहब के पास टाइम है कि एक चिट्ठी लिखेंगे भेजेंगे लोकसभा में और बोलेंगे तुम विचार करो लगाएं कि नहीं लगाएं, उतना टाइम है? तब राष्ट्रपति साहब अपने मन से तो लगा भी सकते हैं और फिर बोल देंगे उसको कि देखो इमरजेंसी लगा दी है, तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, विचार कर लो, लगे रहने दे या फिर हटा दे। अब अगर वो 2/3 साइंस है ना पास कर दिया, वोट से पास कर दिया, तब जाके वो इमरजेंसी लगातार 6 महीने तक रहेगा। नहीं करेगा तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते 6 महीना तक लगा हुआ है और अभी भी माहौल ठीक नहीं हुआ है, तो अगर चाहेंगे तो फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर से एक बार पूछना पड़ेगा संसद को, संसद में जाके कि देखो हम 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा रहे हैं। अब फिर से अगर 2/3 वोट से वो लोग पास कर दिए, लोकसभा भी राज्यसभा भी, तो फिर से अगले 6 महीने के लिए इमरजेंसी लग जाएगा। अब ये तब तक लगता रहेगा जब तक देश का हालात ठीक नहीं हो जाता। तो क्या मेरी बात यहाँ तक समझ पाए आप? ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ये घोषणा हो गया ना, जैसे घोषणा हो जाएगा मतलब लग जाएगा ना, तो राज्य सरकार किसी काम की नहीं रहेगी, किसी मुख्यमंत्री के पास उतना अब पावर नहीं रहता है। ठीक है, सीधा दिल्ली से मैनेज होता है सब कुछ। राज्य के पास कोई बजट नहीं आएगा। अब मर्जी है दे भी सकते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब, नहीं भी दे सकते, सब कुछ वहीं से होगा मैनेज। तो न राज्य का बजट की बात छोड़ दीजिए। उसके बाद राज्य सूची का कानून, देखिए हमारे पास 3 ढंग का होता है कानून। एक होता है राज्य सूची, एक होता है संवर्ती सूची, एक होता है संघ सूची। संघ सूची में सिर्फ भारत की सरकार बनाएगी कानून, राज्य सूची में सिर्फ राज्य की सरकार बनाएगी कानून, और एक होता है आपका संवर्ती, उसमें दोनों सरकार मिलकर भी नियम बना सकती है। ठीक है, अगर ये लग गया ना इमरजेंसी, तो राज्य सूची का कानून काम नहीं करेगा। अब जो भी बनेगा कानून वो सिर्फ बनेगा दिल्ली से, बिहार कुछ नहीं कर सकता उसके अलावा। आर्मी हर जगह घूमेगी, अब जो वो बोलेगी ना हमको वो करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब पुलिस का पावर लगभग छीन ही लिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ काम उससे करवा सकता है। चलिए, उसके बाद जैसे घोषणा हो गया ना, आपका आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है ना, बोलने की आज़ादी। तब जाके वहाँ पे जहाँ तहाँ जाके घूम नहीं सकते हैं आप, कहीं घूम नहीं सकते हैं ठीक से, आप कहीं बोलते हैं ना। ठीक है जैसे आपका घोषणा हो गया ना, आपका अनुच्छेद 19 खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 19 क्या है, बेसिकली हमारा मौलिक अधिकार है। उसमें क्या लिखा गया, इसको बोलते हैं बोलने की आज़ादी।
हम कहीं पे घूम सकते हैं, कहीं पे निवास कर सकते हैं, कहीं पे जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, कहीं पे जाके बस सकते हैं, कहीं पे ग्रुप बना के बात कर सकते हैं। ये सब आज़ादी ख़त्म हो जाएगा। देश का माहौल ख़राब है ना, आप जाके चिल्ला के बोलोगे ठीक है ये हमारी अभिव्यक्ति का आज़ादी है, मुझे बोलने की आज़ादी है, पहले देश तो ठीक होने जाने दो। इसलिए बोलता है जैसे आपका ये ख़त्म हो जाएगा ना, ऐसे अगर मान लेते भड़काऊ भाषण दे देगा तो माहौल ख़राब हो जाएगा ना। इसलिए बोलता है ठीक है अगर इमरजेंसी लग गया ना, आपका आर्टिकल 19 ख़त्म, लेकिन राष्ट्रपति साहब अगर चाह लेंगे ना तो मौलिक अधिकार सब खत्म कर सकते हैं, इस दोनों को छोड़ के, 20 को और 21 को। 20 क्या बोलता है, 20 आपका सिंपल बोलता है ठीक है आपके पास जीने की आज़ादी है, ठीक है ना। और 21 क्या बोलता है आपका, 21 आपका सिंपल ये बोलता है कि ठीक है दो सीधे में संरक्षण, मतलब आपको एक सज़ा का सिर्फ एक ही बार मिलेगा, एक गलती का सिर्फ एक ही बार मिलेगा सज़ा। एक था आपका ठीक है जिसमें आप गलती किया ना उस समय का जो कानून है उसके अनुसार मिलेगा सज़ा। बस आप 2 नियम मत छीनिए उससे, बाकी आप सब कुछ बंद भी करवा सकते हैं। 20 हो गया था जीने का आज़ादी, जब ये भी छीने लेगा तो मर ही जाएगा ना सब आदमी, ठीक है। तो मुझे सिर्फ 20 और 21 हर हाल में चाहिए, उसके अलावा हमारा सब मौलिक अधिकार खत्म हो सकता है इस राष्ट्रीय आपातकाल के केस में, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सिर्फ अब जैसे मान लेते हैं पीओके हमारा है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अगर मान लेते वहाँ से अटैक होता है तो उसकी वजह से हो सकता है सिर्फ हरियाणा हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो और थोड़ा बहुत तक राजस्थान और दिल्ली, यहाँ फ़र्क पड़ेगा ना। तो क्या ज़रूरी है कि जो नीचे में केरला वाले लोग हैं वहाँ भी ये पाबंदी लगा देना। बोलेगा ठीक है काम करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल क्या करते हैं हम सिर्फ इतने एरिया में लगाते हैं, पंजाब में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में, इसके अलावा कहीं नहीं लगाएंगे क्योंकि बाकी सब ठीक है। तो वो किसी खास एरिया में भी लगा सकते हैं, जैसे पीओके वाला एग्जांपल दे दिया आपको। अभी तक हमारे इंडिया में 3 बार लग चुका है नेशनल इमरजेंसी। एक आपका लगा था 1962 जिसको बोलते हैं इंडो चाइना वार, जब चाइना हम पे अटैक किया था। 1971 इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। एक आपका था 1975 जब इंदिरा गांधी जी जो हमारे देश की पीएम थी उस वक्त ही लगाए थे राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अब देखेंगे कि राजकीय आपातकाल क्या होता है, फिर देखेंगे फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल बोल सकते हैं। एक आपका है वीटो पावर, फिर जाकर अल्टीमेटली हमारा राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी, बेसिकली हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है आपको इसमें सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। हेलो गाइज वेलकम बैक। हमारा चल रहा था इमरजेंसी जिसको हिंदी में बोलते हैं आपातकाल। मैंने नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब देखने वाले हैं स्टेट इमरजेंसी, हम इसको हिंदी में बोलते हैं राजकीय आपातकाल। ये आपका आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 में आएगा, ठीक है। देखिए हिंदी हो आपका हो गया राजकीय आपातकाल, इंग्लिश आपका स्टेट इमरजेंसी। नाम से ही मालूम होता है एक ऐसा इमरजेंसी जो किसी न किसी एक स्टेट में लगता हो। दूसरी बात ऐसा कोई खास ज़रूरी है नहीं कि सिर्फ एक ही राज्य में लगे, ये कभी कभी राजकीय आपातकाल एक से ज़्यादा राज्य में भी एक ही बार में लग जाए, ठीक है। और ये जो आपका है ना स्टेट इमरजेंसी, इसका एक और भी नाम होता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल। बेसिकली इसमें सिंपल ये होता है कि ठीक है जैसे कोई भी राज्य है उसके हेड कौन होते हैं, मुख्यमंत्री साहब, है कि नहीं। उनका अपना होता है खुद का विधानमंडल या विधान परिषद, वो अपना वहाँ पे जाके बैठ के अपना नियम वगैरह बनाते हैं और सबसे हेड मुख्यमंत्री साहब। लेकिन जब भी अगर स्टेट में लग जाएगा ना इमरजेंसी तो वहाँ पे अब मुख्यमंत्री साहब किसी काम के रहेंगे नहीं, तो वहाँ पे काम करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब यानी राष्ट्रपति साहब दिल्ली से ही संभालेंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं ठीक है कभी कभी राष्ट्रपति शासन ही बोल सकते हैं। इसी स्टेट इमरजेंसी का एक और नाम होता है यही राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। उसके बाद या फिर उसके बाद किसी खास राज्य में लगेगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी एक से ज़्यादा राज्य में भी एक ही बार लग सकता है, ठीक है। आपको 2 बात ध्यान रखने। अब चलिए अब बात करते हैं जो आपका स्टेट इमरजेंसी है वो लगता कब है। पहली बात देखिए, जो आपका विधानसभा में बहुमत खत्म हो जाए किसी सरकार की। सिंपल समझिए, भारत सरकार के पास मतलब भारत देश के पास अपना खुद का लोकसभा है दिल्ली में, वहीं से पूरे भारत के लिए सरकार चलती है। वैसे हर एक राज्य के लिए होता है विधानसभा उसके राजधानी में। जरूरी नहीं है सिर्फ राजधानी में ही हो, कभी कभी उससे अलग भी हो सकता है।
मगर हर एक राज्य के पास अपना होता है खुद का विधानसभा, वहीं से जाके वहीं पे बैठ के मुख्यमंत्री और बाकी सब विधायक जो वहाँ बैठ के नियम बनाते हैं अपने देश के लिए, सॉरी अपने राज्य के लिए बेसिकली, ठीक है। तो सांसद से या लोकसभा बोलिए, लोकसभा से पूरे देश के लिए बनेगा नियम, वहाँ पे भी सरकार चलती है, और हर एक राज्य का विधानसभा से मुख्यमंत्री जी बनाएंगे नियम, पूरे राज्य के लिए बनाएंगे। अब अगर विधानसभा में यानी किसी राज्य की अगर सरकार गिर जाती है ना, जैसे हमारे बिहार के कौन अभी हैं फिलहाल, नीतीश कुमार जी, अगर उनका सरकार मतलब उनकी सरकार अगर गिर गई ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा लग जाएगा स्टेट इमरजेंसी। इसका कहने का मतलब सिंपल पता है क्या होता है, जैसे मान लेते सरकार गिर गई, इसका मतलब वहाँ पे अब मुख्यमंत्री है नहीं, इसका मतलब वहाँ पे कुछ लोग का ऐसा ग्रुप है नहीं जिसको जनता पसंद करती है, और इसी वजह से स्टेट आ गया खतरे में। इसी को बोलते ठीक है, अब दिल्ली से ही राष्ट्रपति साहब उस स्टेट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, विधानसभा में अगर बहुमत खत्म हो जाए किसी सरकार का या फिर सरकार गिर जाए, तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली लग जाएगा प्रेसिडेंट रूल। हम इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन या फिर राजकीय आपातकाल। एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं कोई एक स्टेट है जहाँ पे 100 सीट है विधायक जी का, ठीक है। तो 100 सीट है, उसमें से एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, एक पार्टी सी है। तो मान लेते हैं ए के पास 40 सीट मिल गया है, बी को मिला है 45 सीट और सी को मिला है 15 सीट। अगर 100 को सब मिला के सीट है तो सरकार बनाने के लिए कम से कम उसको क्या बनना चाहिए ना, आधा से ज़्यादा बहुमत चाहिए कम से कम। लेकिन इसके पास 40 है, इसके पास 45 है, इसके पास सिर्फ 15 है, तो क्या सरकार बन पाएगी? बिल्कुल नहीं। इस केस में हमारे राष्ट्रपति साहब वहीं से चलाएंगे नियम। लेकिन ये पता है अब गठबंधन कर सकता है ना, ये बोलेगा, अब देखिए इसके पास 40 सीट है ना, ये तो बिल्कुल अकर करेगा ना, मेरे पास 40 सीट है, तो बी कहाँ पीछे, ये बोलेगा तुमसे ज़्यादा सीट मेरे पास है। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा पार्टी है, लेकिन इसके पास भी 15 है विधायक जी। अब मान लेते हैं ए जाएगा सी के पास, सी को क्या बोलेगा, अगर तुम मुझे मिल जाओगे ना तो हम दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 55, सरकार बन जाएगी ना, 51 में सरकार बनती है इसे, ठीक है। बी भी तो इसके पास जा सकता है, बी बोलेगा सी को तुम मुझे मिल जाओ तो हम हो जाएंगे 60, तो भी सरकार बन सकता है ना। अब गौर कर रहे हैं, इस केस में ना सी जिसकी तरफ मिल गया ना उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर नहीं मिल रही है ना, इसी को बोलते ठीक है बहुमत साबित हो नहीं रहा है, सरकार बन नहीं पा रही है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट इमरजेंसी लग जाएगा। मेरी बात समझ पाए? उसके बाद देखिएगा, अब सी पता है, सी इसका फ़ायदा उठाएगा, सी को लगेगा ठीक है ए के पास जाएंगे तो भी हमारी सरकार बन सकती है, बी के पास जाएंगे तो भी हमारी सरकार बन सकती है। एक काम करते हैं, हम ए के पास जाते हैं, ए को बोलेंगे अगर तुम में मिलेंगे ना, इस केस पे मिलेंगे जब तुम मुझे कोई एक बड़ा सा पोस्ट देगा, तुम एक बहुत बड़ा मंत्री मुझे बनाओगे। ये बोलेगा ठीक है, अब हम तुमको बना देंगे मुख्यमंत्री, हम तुमको बना देंगे उप मुख्यमंत्री। इस केस में ये बेचारा दोनों का फ़ायदा उठाएगा और इसमें घोटाला होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। अगर नहीं बन रहा सरकार तो हमारे है ना राष्ट्रपति साहब लगा देंगे इमरजेंसी रूल, मतलब स्टेट इमरजेंसी। दूसरी बात, अगर हो सकता है केंद्र की बात अगर राज्य नहीं मानती है, अब सेंटर है हमारा दिल्ली से चलती है सरकार। अगर मान लेते वहाँ की लोकसभा का जो भी नियम है अगर सरकार नहीं मानेगी, अगर बिहार की सरकार हो चाहे कोई भी राज्य की सरकार, अगर हमारे केंद्र सरकार की बात नहीं मानेगी ना, तो इस केस में भी लग जाएगा स्टेट इमरजेंसी। तीसरी बात, अगर राज्य की सरकार संविधान की बात ही नहीं मानती है, वो अपना ही नियम चलाता है लगातार, तो इस केस में भी हमारा लग जाएगा स्टेट इमरजेंसी। तो 3 आपका केस हो गया, एक सरकार गिर जाए, दूसरा केंद्र की बात ही ना माने, और तीसरा वो संविधान का पालन ही नहीं करता हो। तो इस तीनों केस में हम लगा सकते हैं स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन। उसके बाद देखिएगा, एक आपका टर्म आता है गवर्नर, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल। अब मान लीजिए हमारा इंडिया काफ़ी बड़ा है ना, हम उसको 28 टुकड़ा में बांट दिए हैं, जिसको हम राज्य बोलते हैं। अब भारत की जो सरकार है, हम मान लेते फिलहाल अभी राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति चाहेगी ना ठीक है जितना भी मेरा राज्य है ना सब मिलजुल के रहे, लेकिन अगर उसको मुख्यमंत्री पे छोड़ देगा ना तो कभी कभी पागलपन भी करता ना वो लोग। तो वो क्या करता है, ठीक है राष्ट्रपति साहब कि एक एक अपना आदमी हर एक राज्य में जाके भेज देता है और उसको वही बोलता है देखो जो राज्य की सरकार है उसको काम करने दो, गलत कर रही है सही कर रही है तुम सिर्फ ना मुझे बताते रहना, वहाँ पे मुझे तो मैसेज करना। उसी आदमी को बोलते बेसिकली राज्यपाल। राज्यपाल का यही काम है कि किसी राज्य में अगर वो रहेगा ना तो उस राज्य की जो सरकार है, मुख्यमंत्री साहब है या उसका विधायक जी है, जो नोटंकी करता है ना सबको रिपोर्ट भेजता है कहाँ पे, दिल्ली में। और अगर लग गया ना राष्ट्रपति साहब को कि गलत हो रहा है उस राज्य में, तो लगा देंगे स्टेट इमरजेंसी। अब मान लेते ठीक है 3-4 राज्य ऐसा हो गया जहाँ पे हमको लगाना है
स्टेट इमरजेंसी, तो राष्ट्रपति साहब क्या बोलेंगे, देखो गवर्नर जिसको तुमको भेज दिया वहीं पे, तुम अपना संभालना, बस तुम मुझे रिपोर्ट अभी भी करते रहना अच्छा से। तो उस वक्त राज्यपाल ही उस राज्य को संभाल लेंगे, मुख्यमंत्री किसी काम को उस वक्त रहेंगे नहीं। ठीक है, तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है कि सब कुछ राज्यपाल जो है ना वो रिपोर्ट करता है राष्ट्रपति साहब को कि राज्य में क्या चल रहा है, और राज्यपाल सेम राज्य का नहीं होना चाहिए। अब मान लेते कोई भी पर्सन अगर बिहार में राज्यपाल बनना चाहता है ना, तो बिहार का राज्यपाल कभी भी बिहार का निवासी नहीं हो सकता है। ऐसे में दिक्कत हो जाएगा ना, हम भी बिहार के बन गए गवर्नर तो हम भेदभाव कर सकते हैं ना। ठीक है, इसलिए कभी भी राज्यपाल अपने राज्य का नहीं होता, वो दूसरे राज्य का ही होता है। अगर कई स्टेट में एक ही साथ अगर ऐसा हो जाएगा ना, तो सब कुछ राज्यपाल देखेंगे और राष्ट्रपति सबके हेड रहेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मिनिस्टर नहीं रहेगा, सॉरी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे अब। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कई स्टेट में एक साथ ही ऐसा हो जाएगा ना, ये वाला केस, तो राष्ट्रपति क्या बोलेंगे, देखो राज्यपाल साहब तुम राज्य संभालना, बस ठीक से संभालना और तुम मुझे रिपोर्ट करते रहना। ठीक है ना, तो उस केस में राज्यपाल भी उस राज्य पे शासन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगर हमको लगाना है स्टेट इमरजेंसी तो उसका प्रोसेस क्या होगा। ऐसा थोड़ी एक राष्ट्रपति साहब जब मन तब किसी पे लगा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। बैठे हुए दिल्ली में अगर उनकी इच्छा है ठीक है लगाना है, तो पहले बात करेंगे गवर्नर साहब से, क्या वहाँ का हालचाल ठीक है। अगर बोल दिए ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर गवर्नर साहब बोल दिया ना कि यहाँ पे कुछ समस्या हो रही, तब उनकी इच्छा होगी ठीक है हम लगाते हैं यहाँ पे राजकीय आपातकाल। लेकिन प्रोसेस क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो जाएंगे संसद में और बोल देंगे सबको, बात करेंगे पहले किससे, मंत्रिमंडल से, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने इसके बारे में पहले ही बात कर दिया। तो राष्ट्रपति साहब जाएंगे मंत्रिमंडल से सलाह लेंगे, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह लेंगे। और ये क्या होता है मंत्रिमंडल, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले ही बात कर लिया है। तो इससे जाके पूछेगा कि लगा दें, अगर वो बोल देगा लगा दें तो ठीक है वो लग जाएगा। और उसके बाद जाके 2/3 वोट, तिहाई, मतलब 2/3 वोट से अगर लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों तरफ से बिल पास हो जाएगा, इतना मत से या इतना वोट से, तब जाके हमारा राजकीय आपातकाल लग जाएगा। लेकिन अगर हम जल्दबाजी में, तो ठीक है क्या करेंगे राष्ट्रपति साहब, लगा देंगे और एक बिल जाके वहाँ पर रख देंगे और बोल देंगे देखो तुम्हारे पास 60 दिन का टाइम है। ठीक है ना, और तुम अगर इतना वोट से पास कर दिए तो ये राजकीय आपातकाल लगा रहेगा लगातार 6 महीने तक। ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम हम 3 साल तक लगा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो आपका था ना नेशनल इमरजेंसी, वो कई सालों तक हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने लिखा कि 60 दिन के अंदर वोट करना है, किस केस में, स्टेट इमरजेंसी केस में, और 6-6 महीना करके हम मैक्सिमम 3 साल तक हम राजकीय आपातकाल लगा सकते हैं। दूसरी बात, 30 दिन तक किस में था, वो था आपका राष्ट्रीय आपातकाल में था। इसको ध्यान रखिएगा, 30 दिन कम क्यों रखा। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, काफ़ी एक ख़राब माहौल बन जाता है ना, अटैक हो गया है, अंदर का माहौल ख़राब हो गया, तो उस केस में बहुत कम समय मिलता है कि तुम जल्दी डिसाइड कर लो। लेकिन ये तो राज्य है अपना, अंदर का मामला है, तो ठीक है 60 दिन तुम लो, अच्छा सोचो विचारो, तब तक हम लगाए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर लग गया है तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे लग गया ना, अब मुख्यमंत्री साहब किसी काम के रहेंगे नहीं, उसको बोल दिया जाएगा चुपचाप बैठे रहो आराम से, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। दूसरी बात, बजट अब संसद डिसाइड करेंगे वहाँ से दिल्ली से तुमको कितना पैसा देना नहीं देना। ठीक है, वो सोचेगी। अब इसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब लाख चिल्ला लेना, डिसाइड वही करेगा। ठीक है, आराम से, जितना भी पावर है, जितना भी नियम वगैरह सब सांसद से ही बनेगा। ठीक है, विधायक जी के पास उसके बाद कोई पावर नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर लगता है राजकीय आपातकाल तो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमको अधिकार मिला है ना, 14 से 32 बोल सकते हैं, वो सब हमारे पास रहेगा। ठीक है, जो हमारा कोर्ट्स वगैरह है, न्यायालय वगैरह, हाई कोर्ट हो चाहे जो भी है ना, सिंपल कोर्ट, हर एक कोर्ट आराम से काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद राजकीय आपातकाल पहली बार लगा था पंजाब में, उसके बाद हमारे देश में कई बार लग चुका है मतलब ये राजकीय आपातकाल। ठीक है, अब हमारा बात करते हैं। ठीक है, अब हमारा आखिरी आता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। नाम से ही मालूम होता है पैसा वाला केस है ना। अगर मान लेते किसी घर में पैसे की कमी होती है, अचानक से काफ़ी घट गया पैसा, तो क्या करेगा। अब या तो वो सेविंग करेगा, फालतू चीज़ खर्चा नहीं करेगा, तो क्या बोल सकते हैं कि घर में भी कभी कभी क्या होती पैसे को लेकर होती है इमरजेंसी। अब खुद सोचे अगर देश में ऐसा माहौल बन जाए कि सरकार बोलती है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, कल को बाढ़ आ जाए वहाँ पे, तो किस चीज़ से उसको हेल्प मिलेगा, दिक्कत होगी ना। ऐसे ही माहौल को बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, क्यों आएगी, देश में अगर पैसे की कमी हो जाएगी तो। दूसरी बात, इसका ही प्रोसेस वही है
कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, जाएंगे मंत्रिमंडल से सलाह लेंगे और पूछेंगे 2/3 मत से अगर क्रॉस हो गया, और सॉरी उसको वोटिंग मिल गया लोकसभा से राज्यसभा से, दोनों केस में, दोनों से 60 दिन के अंदर, सेम वही केस है, 60 दिन के अंदर अगर इसको वोटिंग मिल गया तब जाके क्या लग जाएगा, वित्तीय आपातकाल। ठीक है ना। दूसरी बात, ये एक बार अगर लागू हो गया ना, एक बार, तो कई दिन तक चलते रह सकता है। हम इसको खुद से रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक देश का हालात ठीक ना हो जाए ना पैसे के मामले में, तब तक ये इमरजेंसी लगा ही रहेगा। तो बोल दिया ठीक है, एक बार इमरजेंसी लग गया और लगने के बाद ये लगातार लगा ही रहेगा जब तक देश का माहौल ठीक ना हो जाए, मतलब पैसे को लेके। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क सिंपल सी बात है, पैसे में कटौती। सरकार जो है ना हमारी राष्ट्रपति, वो बोल देंगे ठीक है अब देश में लग चुका है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब समस्या क्या होगी कि सिर्फ राष्ट्रपति साहब को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सरकारी नौकरी करते हैं, सबका सैलरी कुछ न कुछ काट लिया जाएगा। चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई सरकारी नौकरी करता हो, हर एक की सैलरी में से कुछ न कुछ पैसा सरकार काट लेगी। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि हमारे देश के सबसे टॉपर पर्सन है ना। और जब उसका भी काट लोगे, जब उसका भी सैलरी काट ही लेंगे तो उतना बड़ा कैसे बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तो सिर्फ राष्ट्रपति साहब को छोड़ दीजिए, बाकी सबका सैलरी कटने लगता है कुछ कुछ। अब ऐसा नहीं है कि फिक्स है सिर्फ 10% 20%, अब मर्जी सांसद का है, कितना डिसाइड करना है वो काटेगा अपना। ठीक है, बजट ऐसे क्या था 43% पैसा मिलेगा ना राज्य को, अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जितना लगता है ठीक है तुमको मिलना चाहिए उतना ज़रूरत के अनुसार काम चला लो। ठीक है, बजट भी उतना उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद सरकारी खर्च फालतू का होता है ना, वो भी सरकार बंद कर देगी। जैसे कभी कभी स्कूल में हो, चाहे कोई भी ऑफिस में ना, सरकार अखबार मंगवाती है, वो फालतू है ना, ऐसे फालतू कह नहीं सकते, लेकिन वो सब खर्च जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, उसको चाय नाश्ता मिलता है ना, वो सब फालतू खर्च। मतलब सरकार जो भी काम करती है ना, सिर्फ एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, वो सब फालतू वाला खर्च हो जाए। जैसे मान लेते हैं फेंसिंग करना, हम राज्य के अंदर की बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, फेंसिंग करना, फूल लगाना, उसके बाद जाके कुछ और भी ऐसे काम करना जो एक सिर्फ दिखावे के लिए बोल सकते हैं, वो सारा काम फालतू खर्च में आता है और उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टैक्स बढ़ जाएगा, सरकार टैक्स खूब बढ़ा देती है, उसको पैसे चाहिए तो जनता से लेंगे ना, तो टैक्स खूब बढ़ जाएगा और थोड़ी बहुत तो महंगाई झेलनी पड़ सकती है, सामान कीमत बढ़ जाएगा। अब जो कार है ना, कार वगैरह हो गया, चाहे जो भी है ना लग्जरियस सामान बोल सकते हैं, उसका कीमत तो बिल्कुल और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये सारी समस्या देखनी पड़ सकती है। अब खुद सोच सकते हैं अगर ऐसा माहौल बन जाए महंगाई में तो कितनी समस्या हम लोग को देखनी पड़ सकती है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि आज तक हमारे कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगा ही नहीं है, और हम लोग चाहते भी नहीं कि कभी ऐसा माहौल हमारे इंडिया में आए। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने लिखा है FE, मतलब फाइनेंशियल एनर्जी नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी हमारे इंडिया में लगा ही नहीं है। ठीक है, चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब थोड़ी देर में देखेंगे जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, उनके पास एक और पावर है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए सी यू सून। हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमारा चल रहा था पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका मतलब राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, हम उसको कवर कर रहे थे। ये हमारा एक आखिरी टॉपिक है ये हमारा एक आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है वीटो पावर। इसका हिंदी भी होता है वीटो शक्ति बोल सकते हैं, या फिर कभी कभी हम इसको निषेध अधिकार बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, मना करने की क्षमता, बस इसी को बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, ये काफ़ी छोटा रहेगा, और लेकिन ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये भी आते हैं। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर क्यों करेंगे, कवर करना है, क्योंकि एग्जाम में आते ही हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं सीधे, या कुछ और भी बोलना है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वीटो का मतलब होता क्या है। वीटो ये आपका एक इंग्लिश वर्ड है ना, इसका सिंपल मतलब होता है टू डिनाई समथिंग, किसी भी चीज़ को मना करना। और ये मना करने का जो पावर है किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति साहब के पास है। तो किस चीज़ को मना कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, जो भी संसद से नियम बन के आएगा ना, उसको मना कर सकते हैं। उनके पास ठीक है, उनको एक मतलब मिलता है राइट की, ठीक है, जब भी कोई नियम बनेगा आप वहाँ पे साइन कीजिएगा। लेकिन उनके पास ये मना करने का कैपेसिटी होता है, पावर होता है, कि अब उनके इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम साइन करें या फिर नहीं करें। साइन कर दिए तो अच्छी बात है, नियम लागू हो जाएगा। अगर साइन नहीं किए तो इसका मतलब राष्ट्रपति साहब
वीटो पावर का वो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल आपका ये बनता है, जो आपका वीटो पावर है ना वो हमारे आर्टिकल कौन सा आता है, वो आपका आता है 111 111वां अनुच्छेद में जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं उनके पास ये वीटो पावर है, इनके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। दूसरी बात, कितना ढंग का होता है, 4 ढंग का। पहली बात करते हैं, इसका नाम है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। हम इसको अत्यंतिक बोल सकते हैं, अत्यंतिक वीटो, या फिर पूर्ण वीटो बोल सकते हैं। इसका सिंपल मतलब हो गया पूरी तरह से मना कर देना। वीटो है तो मना किए, एब्सोल्यूट पूरी तरीके से किसी चीज़ को मना कर देना। अब मान लेते हैं जो हमारे एमपी साहब हैं नियम बना दिए, एक संसद से बिल पास भी हो गया और गया किसके पास, राष्ट्रपति साहब के पास पहुंच गया बिल। अब अगर वो सीधे मना कर देंगे, बोलेंगे ये नियम लागू हो ही नहीं सकता है, तब क्या हो जाएगा, वो इस्तेमाल कर रहे हैं एब्सोल्यूट वीटो का। सिंपल सी बात, पूरी तरीके से किसी बिल को ख़त्म कर सकते हैं, हम उस पर साइन करेंगे नहीं, लेकिन इसका मिसयूज हो सकता है ना। मान लेते हैं कि ठीक है हमारे एमपी साहब बड़ी 10 दिन 20 दिन लगा के एक कोई बिल पास करवाए, बहुत अच्छा नियम भी था देश के लिए, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा हो तभी तो साइन करेंगे ना। अब बोलेंगे ठीक है कोई भी नियम आएगा हम सब पे क्या लगाएंगे, एब्सोल्यूट वीटो, हम किसी पे साइन ही नहीं करेंगे। इसका मिसयूज हो सकता है ना, गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है ना। इसी से बचने के लिए अब हम एक कंडीशन लगाते हैं कि आपको साइन करना ही पड़ेगा। अब इसका इस्तेमाल जो है ना हमारे प्रेसिडेंट साहब नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे ना बार बार तो हमारे संसद में वो लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति साहब पे ना महाभियोग लगा देंगे, बोल देंगे ठीक है देखिए ये देश को ठीक से चलने देता नहीं है, अगर एमपी साइन कर दिया तो राष्ट्रपति साहब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए अब इसका यूज राष्ट्रपति साहब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा काम है आपका, दूसरा नाम है इसका उसको बोलते हैं सस्पेंडिंग वीटो। सस्पेंड करना, थोड़ी देर के लिए रोक देना, इसको बोलते हैं निलंबकारी वीटो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करना, या इसको बोलते हैं ठीक है आप पुनर्विचार के लिए भेज दीजिए। संसद से कोई भी बिल पास हुआ, पहुंच गया राष्ट्रपति साहब के पास, अब उनको लगता है ठीक है काम करते हैं हम ना साइन तुरंत नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और इनको बोलते हैं तुम जाके फिर से एक बार विचार करो क्या ये ठीक है, और एक बार विचार कर लो, जब तुम फिर से मेरे पास भेज दोगे हम साइन वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात, पुनर्विचार के लिए फिर से बिल को वापस संसद में भेज दिया जाएगा। और अगर दोबारा अगर 50% से ऊपर अगर वोटिंग हो गया उस पर राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, तब जाके इनको साइन करना ही पड़ेगा। अब इनके पास कोई उपाय है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए रोक चुके हैं और रोकने में वो सस्पेंडिंग वीटो का वो यूज किए थे। समझ गए मेरी बात। तीसरी बात करते हैं, हम इसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। इसका हिंदी होता है विशेषाधिकार वीटो। सिंपल समझिए, संसद से कोई भी बिल पास हुआ, पहुंच गया राष्ट्रपति साहब के पास, अब उनकी इच्छा ये हुई कि ठीक है हम इसको अच्छा से पहले पढ़ाई करते हैं, न तब स्टडी करेंगे बिल को। जब उसको पढ़ लिया ना तब जाकर उनको लगा ये बात कि बिल ठीक ठाक है, मगर मेरे ख्याल से ना इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 2/3 यानी 2/3 एमपी जब तक इस पर साइन नहीं करेंगे ना तब तक हम उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। क्यों? अब सिंपल समझिए, अगर 50% वोटिंग हो गया, बिल तो पास कर दिए, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर 66% करके लाएगा, इसका मतलब बहुत सारा वहाँ पे लोग राजी है इस चीज़ को लेके, ठीक है बिल ठीक है कि अच्छा है न तो ख़राब है कि नहीं। तो राष्ट्रपति साहब क्या इच्छा होगी, एक काम करते हैं, तुम वोटिंग करवा के लाए थे सिर्फ 50 से ऊपर, अब ना 66% यानी 2/3 करवा के लाओ। मुझे बिल में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर कुछ लोग और करेंगे ना, पहले तो किए नहीं थे, इसका मतलब पहले आपके बिल से वो असहमत थे, अब उससे भी करवा के लाओ, तब जाके हम मान लेंगे ठीक है ये बिल अच्छा है, और तब जाकर हम इस पर साइन कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेंगे, पुनर्विचार के लिए फिर से भेजेंगे। एक सेकेंड, तो सिंपल सी बात, इस वीटो में भी पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, लेकिन वो बोल देंगे अब 2/3 मत से पास करवा के लाओ, तब जाके साइन करेंगे, क्योंकि यह बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं विशेषाधिकार, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट में तो जेबी होता है ना, जेबी में किसी बिल को रख लेना नाम, सिंपल सी बात। अब मान लेते हैं, क्या मानेंगे इसमें, मान लीजिए फिर से संसद से कोई बिल आएगा, अब कौन की इच्छा भी ठीक है इस पर साइन नहीं करेंगे, आराम से उसको चुपचाप जेब में रख लेंगे और उसको भूल जाएंगे, ना भेजेंगे संसद में ना कुछ करेंगे, क्योंकि उनको पता है ना अगर संसद में एक बार फिर से भेज देंगे ना पुनर्विचार के लिए, अगर दोबारा आ गया अब उनको साइन करना ही पड़ेगा। अब ये क्या करेंगे, चुपचाप ले लेंगे वही बिल का पेज, चुपचाप अपने पास रख लेंगे और भूल जाएंगे उसको,
न उस पर साइन करेंगे और न दोबारा वो संसद में भेजेंगे। इसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो। बिल आ गया, पॉकेट में रख के चुपचाप वो सुस्त हो गए, इसको बोलते हैं ठीक है पॉकेट में रखकर सुस्त हो जाना। और इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि कब तक वो रखेंगे, जब तक उनकी इच्छा हो ना तब तक वो रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वह पुनर्विचार के लिए कभी नहीं भेजते हैं। अगर भेज देंगे ना, अगर दोबारा वापस आ गया इनके पास, अब उनको साइन करना ही पड़ जाएगा, इसलिए वह पुनर्विचार के लिए भेजते नहीं हैं। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल एक बार हुआ था 1986 में, जब ज्ञानी जैल सिंह हमारे थे राष्ट्रपति साहब। और कौन सा था विधेयक? डाक संशोधक विधेयक, ठीक है ना। ये था बेसिकली बिल। इसमें यही लिखा गया था कि जो हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि कोई भी है ना डाक, जैसे हम लोग पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी वगैरह भेजते हैं, चाहे मैसेज वगैरह करते हैं, तो उस मैसेज को बीच में हम पढ़ना चाहते हैं। तो इनको ये लगा नहीं, ये तो गलत बात है ना, हमारी जो जनता है उसके प्राइवेसी के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए वो क्या किए, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किए। और ये बिल आया था ना 1986 में, डाक संशोधक विधेयक, उसको चुपचाप अपने पास रख के भूल गए थे और ये आज तक कभी लागू हुआ ही नहीं है। तो आप 1 से लेकर 4 तक अच्छा समझ गए। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बच गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब सिंपल समझिए, संसद कहाँ में है? दिल्ली में है। संसद क्या है? एक बिल्डिंग है जहाँ पे हमारे नेता लोग जाते हैं, MP लोग जाते हैं, नियम बनाते हैं, और उसके बगल में ही एक राष्ट्रपति भवन का बिल्डिंग है, वहाँ पे जाके हमारे राष्ट्रपति साहब बैठते हैं और उसको जाके साइन करवा के नियम को लागू करवा दिया जाता है। सिंपल समझिए, इसमें 3 हिस्सा, संसद के 3 अंग होते हैं। पहला आपका लोकसभा, राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। ये तीनों को मिलाएंगे ना तब बोलते हैं हम इसको संसद। तो जो भी व्यक्ति इस संसद का हिस्सा है, इसका मतलब वह उसका मेंबर है। तो क्या बोल सकते हैं, यह मेंबर ऑफ द संसद या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ काट दीजिए, पार्लियामेंट उसका P, तो MP। तो क्या बोल सकते हैं, इसमें जो भी लोग बैठते हैं ना सबको बोलते हैं MP, यानी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इसी को हिंदी में बोलते हैं सांसद। चाहे बैठेगा लोकसभा में, चाहे बैठेगा राज्यसभा में, इवन हमारे प्रेसिडेंट साहब भी उसी संसद के हिस्सा हैं। इस तीनों को मिलाने के बाद ही बनता है हमारा संसद, ठीक है ना। चलिए, तो ये सभी MP होते हैं। MP का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसका हिंदी सांसद ही होता है। संसद बिल्डिंग का नाम है और सांसद द पर्सन हु लिव्स इन दैट बिल्डिंग, रहते नहीं है, बेसिकली बैठते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए, दूसरी बात, जब भी कोई नियम बनेगा ना तो उसको बोलेंगे बिल। जैसे मान लेते हैं किसी की इच्छा हुई कि ठीक है ये नियम बनना चाहिए, तो पेज पर लिख के लाएगा, हम उसको पहली बार में बिल बोलेंगे। अब जैसे नियम लागू हो गया, हमारे राष्ट्रपति साहब साइन कर दिए, अब वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है, कानून बन जाएगा। तो बिल, एक्ट दोनों कौन बनाएगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके बनाएगा। और जब बन जाएगा तो एक्ट के लिए अप्रूवल कौन देगा? हमारे राष्ट्रपति साहब। कब? जब वो साइन कर देंगे तो, ठीक है। कभी कभी नहीं इच्छा हुई तो इसी को तो बोलते हैं वीटो का इस्तेमाल करना। चलिए, उसके बाद होता है विपक्ष। अब हमारे MP जितने भी हैं, ऐसा थोड़ी हमेशा सिर्फ एक ही पार्टी की होती है, कई सारा पार्टी है ना, तो जिसकी बहुमत है उसकी सरकार बनती है। जब बच जाती है हम उसे विपक्षी बोल देते हैं, और विपक्षी मेरे ख्याल से होना भी चाहिए ना। अगर मान लेते हैं एक ही पार्टी को बिल्कुल जिता देंगे, ठीक है, मान लेते हैं सिर्फ एक ही पार्टी वहाँ पे, तब उनको रोकने वाला कौन है? जो मन आए सो बिल पास करवा देंगे, दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए विपक्षी हमेशा सवाल खड़ा करते हैं, इस नियम में ये बदलाव करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इससे डिस्कशन होते रहता है और हम लोगों में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा नियम हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। इसलिए विपक्ष लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है और बिल को और अच्छी तरीके से सुधारने में ना ये हेल्प करता है बेचारा लोग, ठीक है। बैठ के कभी कभी वो लोग झगड़ भी जाता है, ठीक है। चलिए, अब सिंपल समझिए, दिल्ली जगह है ना, ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति साहब का बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस। प्रेसिडेंट हाउस आपको दिखता होगा, इसमें सिर्फ एक रूम है। राष्ट्रपति साहब के बिल्डिंग में 340 कमरे हैं, 340 रूम, ठीक है, वो भी अच्छा फूस फास वाला नहीं। तो मान लेते ये हमारा राष्ट्रपति साहब का बिल्डिंग है, इससे सीधे एक रोड निकला है जो जाते हैं इंडिया गेट तक, ठीक है ना। एक इंडिया गेट है और एक आपका गेटवे ऑफ इंडिया, वो मुंबई में है, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति साहब का बिल्डिंग, सीधे इंडिया गेट, और इस रोड के इस साइड संसद भवन है जहाँ पे ये सब बैठते हैं, और इसके इस साइड हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इस रोड को बोलते हैं राजपाथ, बोलते हैं राजपाथ, ठीक है। इसी पे कभी कभी झांकी वगैरह भी निकलता है ना, जब आता है इंडिपेंडेंस डे या फिर आता है आपका रिपब्लिक डे, ठीक है ना। तो यहीं बनता है नियम, यहाँ हमारा कोर्ट है, और यहाँ नज़दीक में इसलिए दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति साहब ना कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई नियम बन के आया, अब ऐसा वो भी तो इंसान ही है ना,
उनको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, तो पता है क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अभी एन.वी. रमन जी हैं, उनको बुलाएंगे, उनसे बात कर सकते हैं कि देखिए मेरे पास एक बिल पहुंचा, क्या लगता है, आप तो बहुत पढ़े हुए हैं ना संविधान को, अब मुझे बताइएगा। तो वो बेसिकली राय देने के लिए या फिर राय लेने के लिए ना इनको इसके नज़दीक बनाया गया है, ताकि सुविधा हो, सीधे जाके जज से बात कर लेंगे, राय ले सकते हैं, तब जाके वो साइन करेंगे, ठीक है ना। तो इस साइड नियम बनेगा, इस साइड नियम लागू होगा, इस साइड निकल जाएंगे, इधर फैसला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और इनके बिल्डिंग के पीछे, मतलब घर के पीछे एक है मुगल गार्डन, अच्छा सा बहुत बड़ा फुलवारी है, और आराम से एंजॉय कर सकते हैं अपना लाइफ, ठीक है। राष्ट्रपति साहब है ना, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा एक इंडिया गेट, संसद, एक आपका प्रेसिडेंट हाउस। अच्छा, एक सवाल इसमें और बनता है कि जो आपका प्रेसिडेंट हाउस है ना, वो कहाँ पे है, दिल्ली में है, और किस पहाड़ी पे है, तो आपका आता है रायसीना की पहाड़ी पे है। अब पहाड़ी ऐसा मत समझिएगा, ठीक है ऐसा पहाड़ी है, यहाँ पे एक बिल्डिंग अटका दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा एरिया ही उठा हुआ है ना। ऐसा थोड़ी होगा ठीक है आपको स्लोप अचानक से ऐसे उठा हुआ मिल जाएगा तो गिर जाएंगे ना, वो ऐसा नहीं होता, पूरा पूरा लगभग समझिए यही उठा हुआ है। तो इसी पहाड़ी वाला एरिया में इनका बिल्डिंग है, इनका घर बोल सकते हैं, रेसिडेंस बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब है ना, कल को बाढ़ आती है तो पहले ऐसा ना कहीं डूब जाए, दिक्कत हो जाएगा ना। पता चला भारत के नागरिक सब ठीक ठाक हैं, हमारे एमपी, हमारे राष्ट्रपति साहब, हमारे बहुत सारे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, जज वगैरह सब पहले डूब जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए बोला तुम लोग पहले सेफ रहो, तुमको काफ़ी हाइट पे जाके घर देंगे, ये भी हाइट पे, ये सब हाइट पे है, ठीक है ना। चलिए, एक सवाल आपका आता है कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस, इंडिया गेट, तीनों को बनाया कौन है, तो वो बनाया था इरविन लुटियन, ये अंग्रेज था, अंग्रेज, इंग्लिशमैन, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे इंडियन व्यक्ति बनाए थे, ये बेसिकली आर्किटेक्टर थे ना, जिसको बोलते हैं जो बेसिकली डिजाइन बनाता है बिल्डिंग का, ठीक है। गणेश भिखाजी देवलालीकर, ये हमारे भारतीय थे और ये बनाए थे सुप्रीम कोर्ट को। बाकी तीनों को कौन बनाया था, इसको बोलते इरविन लुटियन, जिसका नाम था, ये अंग्रेज था, अंग्रेज, वाह अंग्रेज, ठीक है। उसका देखिएगा ये हमारा नहीं संसद, ये सरकार का कहना है कि ठीक है पुराना हो चुका है, और सच में काफ़ी पुराना हो भी चुका है, ठीक है। अब इसको तोड़ के एक नया बिल्डिंग बनने के लिए जा रहा है, जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा। अब इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम है सेंट्रल विस्टा। ये भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, हज़ारों करोड़ रुपया लगेंगे उसमें। उसके बाद जाकर हमारी जो एमपी है ना, अब इसमें नहीं बैठेंगे, उसमें बैठेंगे, ठीक है ना। तो मेरी बात आप समझिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, हम अब देखने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट, जिसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति। सिंपल समझिएगा, हर एक आदमी अकेला हर एक काम नहीं कर सकता है ना, बहुत सारा इनके पास काम है ना, तो वो क्या करेंगे, एक रखेंगे चेला, चेला समझते हैं ना, असिस्टेंट समझिए, क्योंकि जब कभी यहाँ पे हो सकता है वो इंडिया में नहीं हो या बीमार पड़ गए किसी और वजह से, अगर इनको समस्या होती है ना, तो वो बोलेंगे देखो तुम मेरा काम करना, और वो जो व्यक्ति काम करेगा ना उसी को बोलते उपराष्ट्रपति, है राष्ट्रपति का नीचे वाला चेला, ठीक है। चलिए हम देखेंगे अब वहाँ से, जिसको बोलते हैं आर्टिकल 63 से आएगा, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, वी हैव नाउ 97 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।